नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमाई का अड्डा में। भारतीय बाजारों में आज फिर एक वॉलेटाइल रोलर कोस्टर सेशन देखने को मिला है। शुरुआत थोड़ी धीमी थी और फिर एक पीक देखने को मिला जब आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आई और वहां पर कोई बड़ा सरप्राइज नहीं था। इसीलिए हमने इंडेक्स को एक अच्छी खासी करीब 16,500 तक की चाल खेलते हुए देखा, लेकिन ऊपरी लेवल से फिर बिकवाली का दबाव। आप ताज़ा हाल देखिए, 150 अंकों का नुकसान ऊपर डे हाई से देखने को मिल रहा है, अब करीब 16,358 के लेवल्स। वहीं निफ्टी बैंक जो करीब 35,449 तक के लेवल्स पर पहुंचा था, ये 35,000 को होल्ड नहीं कर पाया। डे हाई से हम 500 पॉइंट फिसल चुके हैं, प्रेशर आया तो क्लियरली जो भी शॉर्ट्स कवर हुए थे वो स्क्वायर ऑफ हुए, पोजीशंस अनवाइंड होती हुई और मार्केट में ऊपरी लेवल्स पर फिर बना है दबाव। निफ्टी बैंक में तो दबाव है ही। आप मिड कैप इंडेक्स का भी हाल देखें, ये भी डे हाई से काफी कूल ऑफ करता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो हाउएवर पॉलिसी के बाद पॉजिटिव टेरिटरी में थी, लेकिन धीरे धीरे करके अब गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ रही है और वो फिर से लाइनें ओवरलैप होती हुई, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या घटती हुई और क्लियरली एडवांस डिक्लाइन रेशियो इन द फेवर ऑफ लूजर्स दिखाई देगा। ये फिलहाल आंकड़ा मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आप देखिए, रिलायंस, एयरटेल, आईटीसी, एशियन पेंट्स जैसी स्टोरीज में हमने देखा है मुनाफा वसूली जरूर हुई है। एक चीज़ है एसबीआई, टाटा स्टील जैसे कुछ काउंटर्स जिनमें पॉलिसी से पहले कुछ तेजी की पोजीशंस आई थी, वो अभी भी तेजी की तरफ ही कायम है। इसमें आप ओएनजीसी और टाइटन के भी नाम जोड़ सकते हैं। टाइटन में कल की बिकवाली के बाद थोड़े से शॉर्ट्स जरूर कवर हुए हैं। तो यह है मार्केट का हाल। अब ऐसे में इस घंटे रणनीति क्या होती है? कल वीकली एक्सपायरी का सत्र होगा। आज का बड़ा इवेंट जो था उसके पार हम आगे बढ़ चुके हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। पॉलिसी जो भी होनी थी आ चुकी। इनफैक्ट आपने कहा था 16,505 से 520 के ऊपर ही तेजी करे, बीचों बीच जाकर इसने हाई बनाया है आज निफ्टी में। बिल्कुल हर्षदा, और मैं अगर आप देखें दो दिमाग से बात करूं ना हर्षदा, मैं पॉलिसी को बहुत बारीकी से सुन रहा था और जैसे ही पॉलिसी खत्म हुई है, इनफैक्ट मेरा निर्णय यही था कि एक पुल बैक ट्रेड खेलना चाहिए यहाँ से। ऑल्दो मैं स्क्रीन पे नहीं था, बट वहाँ से एक डिसेंट पुल बैक आया। पॉलिसी मेरे को पसंद आई थी और आई थिंक बतौर ट्रेडर अगर शायद ग्रिप करना होता तो मैं लॉन्ग ट्रेड ग्रिप करता। लेकिन दिक्कत की बात है कि बिल्कुल आपने सटीक पॉइंट पकड़ा, वही दो जोन्स, ट्रबल जोन्स, जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल कॉल राइटिंग है। दरअसल हर्षदा, जो ये 9 जून का वीकली कॉन्ट्रैक्ट है जो कल एक्सपायर होगा, उसमें कॉल राइटर्स जिन जोन पे कल सुबह हावी थे, जहां पे कल क्लोजिंग में हावी थे, वहां पर अभी भी हावी हैं, यानी 16,500, 16,600। जैसे ही निफ्टी उस रेंज में गया, अगेन अगर आप देखिए अनवाइंडिंग, शॉर्ट्स फिर ओपन हुए हायर लेवल से, और सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। क्या बात हुई थी सुबह? आज 35,500 की ट्रेजेक्ट्री, 35,550 की ट्रेजेक्ट्री, ये वो ट्रेजेक्ट्री है जहां पर जाने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। क्यों? वहां पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स हैं। क्यों? वहां पे आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो वहीं से स्लिप हुए। बट एज अ ट्रेडर हर्षदा, अब थोड़ा सा वेट कीजिए। एक पूरा का पूरा क्रम घूम चुका है। खुले, नीचे गए, कॉल राइटर्स के जोन को टेस्ट किया, फिर अगर आप देखिए नीचे आए हैं। अगला ट्रेड तब करेंगे जब बैंक निफ्टी पे कल का लो और आज का मॉर्निंग का लो वॉलेट हो जाए, और वो जोन क्या है? 34,800। बैंक निफ्टी का टिक बाय टिक चार्ट देख लीजिए, 5 मिनट चार्ट देख लीजिए। जब तक 34,800 नहीं टूटेगा आप शॉर्ट मत कीजिएगा। आज का हाई और 34,800, अब ये ब्रैकेट बन गया है। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। आज का हाई 16,500 और नीचे का जोन है करीब 16,310। अब मोर और लेस हम इस रेंज में रहेंगे जब तक अब मॉर्निंग लोज दोबारा वॉलेट ना हो। शॉर्ट या लॉन्ग मत कीजिएगा। आई थिंक ये जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन राइटर्स थे ना हर्षदा, 16,500 का कॉल राइटर, 16,300 का पुट राइटर, 35,500 का कॉल राइटर और 35,000 का पुट राइटर्स, उनको एक जोन मिल चुका है पुट्स और कॉल बेचने का। तो आई थिंक मैं इस वक्त ट्रेड लेने में कंफर्टेबल नहीं हूं। आई थिंक हम क्लोजिंग तक इस रेंज को एक बार फिर से होल्ड करेंगे हर्षदा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए लार्जली वो रेंज। देखिए अब रुझान क्या उभर कर आता है। वैसे अमेरिकी बाजारों की तरफ से संकेत यही है कि 100-150 अंकों तक की गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन भारत में आज का ट्रेंड क्या है? वॉलेटाइल ही है, रोलर कोस्टर राइड चल रही है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। और फिलहाल जो तेजी वाले काउंटर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 470 का टारगेट, इनफैक्ट ये टारगेट हिट होता हुआ दिखाई दिया। आपको याद होगा आज ओपनिंग ट्रेड में बात हो रही थी रचना वैद्य से और उन्होंने पहला टारगेट 470 का ही दिया था।
उन्हीं लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। टाटा स्टील की भी बात हम कर रहे थे और 1081 के आसपास कुछ रेजिस्टेंस की बात हुई थी, उसके पार निकला है 1.5% ऊपर। चोला इन्वेस्टमेंट में 2.5% का उछाल, तो दालमिया भारत करीब 2.5% ऊपर है आज के दिन। हालांकि मुनाफा वसूली कहां पर आई है, किन स्टॉक्स ने दरअसल बाजार पर प्रेशर डाला है? गुजरात गैस, जिस पर सुबह में हमने एक शॉर्ट कॉल दिलवाया आपको, 6% की गिरावट यहां पर। पॉलीकैब में करीब 5% तक का नुकसान। कल यूपीएल पर कई सारे शॉर्ट्स आए थे, 1.5% कमजोर है वो काउंटर। और दीपक नाइट्रेट में लगातार ये चौथा सत्र होगा जहां पर हम बिकवाली देख रहे हैं, 4.5% के नुकसान के साथ दरअसल वो ट्रेड बनता हुआ। ये वो कुछ स्टॉक्स है जहां पर आज हम देख रहे हैं ट्रेंड क्लियरली तेजी और मंदी का देखने को मिला है आज की वॉलेटिलिटी के बीच। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कौन जुड़ रहा है और उनकी रणनीति फिर इस लिहाज से मार्केट में क्या रहेगी। फंडामेंटल्स पर हम संजीव होता से बात करेंगे। आज जेएम फाइनेंशियल के राहुल शर्मा आपको कार्यक्रम में दिखेंगे, प्रकाश गाबा तैयार है, असित बरनपति भी, राजेश सातपुते, मानस जायसवाल और एंजल वन के समित चौहान को भी जोड़ेंगे, चंदन तापड़िया भी जुड़ेंगे कार्यक्रम में आगे कुछ ही देर। जी हाँ, चलिए अब यहाँ से ट्रेड्स ओपन शुरू करते हैं। राहुल शर्मा जी से बातचीत करते हैं और असित बरनपति भी मौजूद हैं। राहुल जी, पहले आपका कन्विक्शन ट्रेड और पोस्ट पॉलिसी आप लोगों ने एक तो बताइएगा संक्षेप में, क्लाइंट्स के साथ क्या समरी इंडस्ट्रीज पे शेयर करी और आपका ट्रेड क्या है इस वक्त का? जी वीरेंद्र जी, देखिए निफ्टी में जब तक हम 16,300 के ऊपर है क्लोजिंग बेसिस में सस्टेन कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ये जो चॉपी मूवमेंट है मार्केट के अंदर आई थिंक 2-4 सेशन में खत्म हो जाएगा। और उसके बाद में मुझे लगता है कि 16,300 अगर ब्रेक नहीं हुआ तो यहाँ पर 16,800 को वापस रिटेस्ट करने की पूरी संभावना है। तो पोजिशनल बेसिस पे बायस जो है वो पॉजिटिव है। जहां तक हाई कन्विक्शन आइडिया की बात आती है, बजाज फिनसर्व में आज जा रहे हैं। बजाज फिनसर्व में सेटअप काफी प्रोमिसिंग लग रहा है, बुलिश डाइवर्जेंस है सारे मोमेंटम इंडिकेटर्स पर। और यहाँ पर मुझे लगता है कि 13,000 का अटेम्प्ट हो सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर। तो 13,000 13,500 के पोजिशनल टारगेट्स के लिए बजाज फिनसर्व को बाय कीजिए, 12,000 का स्टॉप लॉस लगाइए और ओवरऑल मुझे लगता है कि एनबीएफसीज में एक अच्छा रिबाउंड ट्रेड देखने को मिल सकता है। बजाज फिनसर्व, जरा इस ट्रेड की प्रॉपर्टी क्या है और जरा एक बात देख लेते हैं। बजाज फिनसर्व आपने पिक किया है और आपने वाकई अगर आप देखें एक हैवी स्पेस का, एनबीएफसी स्पेस का अगर आप देखें एक हैवी स्टॉक पिक किया है। बजाज फाइनेंस क्या कर रहा है जनाब इस वक्त 12,440, आपने बेस की तरफ, बेस के नज़दीक बाय किया है, यानी आप बेस पर अगर आप देखें इसको बाय करने के इच्छुक हैं। और लास्ट टाइम आपने एक स्टॉक रिकमेंड किया था राहुल जी, अदानी एंटरप्राइजेस, आई थिंक वो भी वहाँ से अगर आप देखें बहुत अच्छा चला और ट्रेड भी अच्छा था आपका। तो लॉन्ग बजाज फिनसर्व एट बेस। ओके असित, आपका कन्विक्शन ट्रेड? वीरेंद्र जी, मैं बाटा इंडिया देख रहा था। आई थिंक बाटा इंडिया को 1745 का स्टॉप लॉस और टारगेट अराउंड 1720, जिस हिसाब से पुट अनवाइंडिंग हो रहे हैं नीचे के लेवल पे। इनफैक्ट 1700 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें भी पुट का अनवाइंडिंग हो रहा है एंड कॉल राइटिंग काफी ज्यादा है ऊपर के लेवल पे। तो बाटा इंडिया इज अ शॉर्ट, 45 इज अ स्टॉप लॉस एंड 20 रुपीज इज द इनिशियल टारगेट। तो 1720 के टारगेट के लिए यहाँ पर आप बाटा में बिकवाली का कॉल लेकर चलेंगे। ये फिलहाल आपके लिए एक क्लियरली ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक मंदी का सौदा दरअसल इस समय असित ने पकड़ा है। राजेश सातपुते, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या होगा? गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए मेरे हिसाब से दोनों तरफ के ट्रेड मिल रहे हैं यहाँ पे, बाय साइड के भी मिल रहे हैं, सेल साइड के भी मिल रहे हैं। तो सेल साइड का अगर ट्रेड लेना है तो शुरुआत सेल से करेंगे। इंडसइंड बैंक देखें यहाँ पे, मुझे लगता है ऊपरी लेवल से जैसे इसने रेजिस्टेंस टेस्ट किया 930 935 का, उसके बाद यहाँ पे करेक्शन फिर से शुरू हुआ है और ये करेक्शन फिर से 880 और 870 के ट्रेजेक्टरी में जाएगा। 9,910 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। तो सेल करें इंडसइंड बैंक, स्टॉप लॉस रखे कम से कम 15 रुपए का। और जैसे मैंने कहा इसका पहला टारगेट रहेगा 880 से लेके 870। अगर आपको ऑप्शंस में करना है तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने शेयर करना है। इंडसइंड बैंक का 900 का पुट 25 रुपए पे मिल रहा है, इसे आप बाय करें और 20 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, यानी 5 रुपए का स्टॉप लॉस, और इसका टारगेट सेट करें करीबन 35 to 40। तो एक स्विंग ट्रेडिंग मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है इंडसइंड बैंक में। और हर्षिता जी, डिस्क्लोजर ये है कि ये कंप्लीटली फ्रेश कॉल है, क्लाइंट के साथ इसको साझा नहीं किया है, ना ही यहाँ पे मेरी कोई पर्सनल पोजिशन है। तो स्क्रीन पर इंडसइंड बैंक टूटता हुआ, अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो 880 870 के लिए शॉर्ट करें, वरना आपके लिए एक ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड है। 900 का पुट
आप जो 25 रुपए पर खड़ा है उसे खरीद के जाएंगे और यहाँ पर टारगेट 35 से 40 रुपीस के आसपास का आएगा। अगर आप प्योरली फ्यूचर्स ट्रेडर है तो 880 870 के लिए शॉर्ट किया जाए तो दोनों विकल्प है, ऑप्शन में भी और साथ ही साथ फ्यूचर में भी। काबा साहब गुड आफ्टरनून सर, बताइए क्या लेंगे ट्रेड इस समय, तेजी या मंदी? एक्चुअली स्टॉक जो अच्छा लगता है इस वक्त वो है टाटा स्टील। यहाँ पर एक अपमूव है, काफी गिरावट हुई है 1400 से 1000 तक, जगह बाउंस करने की 1000 अच्छा है और 3-4 हफ्ते का अपमूव देख रहे हैं टाटा स्टील में। 1080 का स्टॉप लगाइए, अपसाइड 1100 पॉसिबल टाटा स्टील। अच्छा 1100 क्या टारगेट आप दे रहे हैं टाटा स्टील पर? गावा साहब सुबह में इसकी चर्चा हुई थी, आपको याद होगा, तब बात यही थी कि 1081 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो वो लक्ष्मण रेखा हमने पार कर लिया है, राइट? इसीलिए 1100 के लेवल्स आ रहे हैं। 1100 एक नेक्स्ट साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है, लेकिन सपोर्ट में कहूंगा टाटा स्टील में जो है वो करीब 1065 में, वहां से बाउंस मिला और यहाँ पर लगातार इतनी मार्केट में इतनी गिरावट है, उसके बाद भी टाटा स्टील स्ट्रॉन्ग है। अगर थोड़े भी अपमूव मिलता है तो टाटा स्टील में एक अपमूव मिलेगा। एक्चुअली देखा जाए तो 1400 से 1000 काफी गिरावट हुई है, बाउंस करने की जगह बहुत अच्छी है, लेना चाहिए। खाली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से हो सकता है 1150 1200 भी देखें अगर बॉटम आउट हो जाता है तो, लेकिन यस ट्रेडिंग बैट बनता है 1100 पे। एक ट्रेडिंग बेट है इस समय 1100 का मौका टाटा स्टील में, और टाटा स्टील में तेजी की वजह भी जापान से आई थी कि वहां पर दामों में इजाफा कर दिया है जेएफई होल्डिंग्स, जो एक लार्ज स्टील मैन्युफैक्चरर है, 75 रुपीस प्रति टन के लिहाज से, और उसी का एक इम्पैक्ट आज लार्जली ग्लोबल स्टील स्टॉक्स पर देखा गया। चलिए अब होता साहब को जोड़ लेते हैं। गुड आफ्टरनून सर, बताइए पॉलिसी आई गई हो गई, 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक, इसकी तैयारी मार्केट ने कर ली थी। थोड़ा सा डर था कि शायद लिक्विडिटी को नियंत्रण में रखने के लिए सीआरआर में भी कुछ बदलाव होगा, लेकिन वो हुआ नहीं। शायद यही वजह थी शॉर्ट कवरिंग की, बट अब हम बैक टू स्क्वायर वन हैं। अप्रोच क्या होनी चाहिए इस मार्केट में, और कोई खास ट्रेड जो आपने इस समय आइडेंटिफाई किया है, जो अपने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया है? गुड आफ्टरनून अर्चिता एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए जो पॉलिसी आया उसमें तो कोई सरप्राइज नहीं था, क्योंकि गवर्नर ने पहले ही बोल दिया था कि रेट हाइक तो होना ही होना है और फ्रंट लोडिंग उनको करना पड़ेगा बिकॉज दे आर बिहाइंड द कर्व, तो कोई सरप्राइज नहीं है। लेकिन सीआरआर का हाइक ना करना डेफिनेटली एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है बैंक्स के और एनबीएफसी के लिए। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये वीक जो है बहुत इवेंट हैवी वीक है। OECD का आउटलुक आएगा वेडनेसडे को, फिर इन्फ्लेशन नंबर्स आएगा यूएस का फ्राइडे को, फिर चाइना पीएमआई का डेटा आएगा, ESB का मीटिंग है। तो ये बहुत ही इवेंट हैवी वीक है, तो मार्केट इज गोइंग टू बी वेरी वोलेटाइल। और अगर यूएस की बात करें, टारगेट ग्रुप ने और क्रेडिट स्विस ने प्रॉफिट वार्निंग दिया है, तो मूड बहुत ही फ्रेजाइल है, सेंटीमेंट बहुत ही फ्रेजाइल है और एक डायरेक्शनल ट्रेड लेना बहुत मुश्किल है ये मार्केट में। लेकिन निवेशक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो वीकनेस में बाय करना चाहिए अच्छे क्वालिटी स्टॉक। तो मुझे एक स्टॉक जो अच्छा लगता है एनबीएफसी स्पेस से, वो M&M फाइनेंशियल। Q4 नंबर्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग थे और अभी जो अपडेट आया है मई मंथ के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है और अभी भी 1.2 टाइम्स FY24 बुक पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे 220 का टारगेट के लिए निवेश करना चाहिए। ओके, M&M फाइनेंस अगर आप देखिए संजीव वोरा साहब को अच्छा लग रहा है और आपकी स्क्रीन पे M&M फाइनेंस का चार्ट लेके आइएगा। ये एक ऐसा स्टॉक रहा है इस दौर में एनबीएफसी ट्रेजेक्ट्री में, कैटेगरी में, इस जोन में, जिसका डिस्कस हम शायद सुबह भी कर रहे थे। बहुत बेहतरीन चार्ट और अपनी लगभग एक मल्टी ईयर 2018, 19, 20, 21, 22 एक मल्टी ईयर चैनल से अगर आप देखें बाहर आता हुआ। बैंक निफ्टी प्रेशर फील कर रहा है और एक किसी भी घड़ी में याद रखिएगा, बतौर अगर आप एक इंडेक्स ट्रेडर हैं तो नज़र रखिएगा इस पर, कल का क्लोजिंग का 1:59 यानी 2 बजे का, उसके बाद आज प्री पॉलिसी 10:02 का जो लो है उस पर नज़र रखिएगा एंड इट्स 34835, 34,800 और 835 का जोन। लेट्स सी अगर आप देखिए वहाँ पे क्या करता है। वो टूटा तो आई थिंक बहुत सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे और आप अनवाइंडिंग देख सकते हैं। टिल द टाइम जब तक वो है तब तक वही 34,835 और 35,490 ये जोन खुला हुआ है। मानस, इंडेक्स पे हाथ रखना वाकई बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। आप क्या कर रहे हैं इस वक्त और आपके कन्विक्शन ट्रेड की लिस्ट में क्या है इस वक्त? देखिए मेरा समझना है कि यहाँ पर जो ट्रेंड है निफ्टी पे बेयरिश है, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से भी 150 से 200 पॉइंट की गिरावट आपको निफ्टी में देखने को मिल सकती है।
कन्विक्शन ट्रेड जो इस टाइम लेना है वो जीएनएफसी है। जीएनएफसी पे आप एक सेल कॉल ले सकते हैं, क्योंकि करीब 5 दिनों से कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन फाइनली आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। 650 के स्तर ब्रीच हुए हैं, तो मेरा समझना है कि कम से कम 600 तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जीएनएफसी में बिकवाली करने की राय रहेगी 651 के स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पर पुट ऑप्शन में भी खरीदारी कर सकते हैं। एट द मनी ऑलमोस्ट एट द मनी पुट ऑप्शन है 620 का, वहां पर पुट ऑप्शन में खरीदारी करिए। 22 रुपए के भाव चल रहे हैं। 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से 40 रुपए तक के टारगेट सेट करिए। डॉक्टर साहब एक काम कीजिएगा, कुछ देर में जो मैंने ऑप्शंस भेजे थे, स्ट्राइक्स भेजी थी, उसको देखने की कोशिश करेंगे। वो लेके आइएगा कि एग्जैक्टली अगर आप देखें वीकली कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं, उस वक्त दिख नहीं पाए थे हम। लेकिन जरा एक बार आप कोटक महिंद्रा बैंक लेके आइएगा। कोटक लेके आइए, पहले एक बार कोटक के चार्ट पर बात कर लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक 1843, ये भी कोलैप्स हो रहा है। असित, कोटक पे आपका टेक क्या है? मल्टीपल अटेम्प्ट्स पे इस पे 1880 पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, शॉर्ट्स ओपन हो रहे हैं, और आज 20 डीमा के नीचे स्लिप हुआ है वो लेवल जिसको अमूमन क्लोजिंग बेसिस पे इसने होल्ड किया था पिछले कुछ सेशंस में। कोटक पे धीरे धीरे, प्लीज कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट कीजिएगा, धीरे धीरे वो जो कैंडल थी 30 मई की, उसके बाद 31 मई की, ये ग्रेजुअली एक इन्वर्टेड फ्लैग जो कन्वर्ट हो रहा है, ये इस पर आपका व्यू क्या है? और अभी कोई ऑप्शन आप कोटक पे लेंगे क्या? वीरेंद्र जी, अगर कोटक को देखेंगे, नॉट ओनली कोटक बट आईसीआईसीआई बैंक एंड एक्सिस बैंक, दिस आर लुकिंग लाइक काफी सारे बियर ग्रिप में है। कोटक का 1820 का अगर हम पुट देखेंगे, आई थिंक जस्ट फेचिंग द प्राइस 1840 के लेवल के नीचे इसमें काफी सारा प्रेशर रहेगा, बिकॉज दिस इज द लास्ट लेवल वेयर इमीडिएटली 1840 में पुट राइटिंग है। मुझे लगता है कि अगर ये 1840 के नीचे जाता है तो 1820 इज व्हाट विल बी डेफिनेटली सीइंग, एंड इवेंचुअली 1800। सो 1820 का पुट वी कैन चेक, एंड आई थिंक पोजिशनली वी कैन गो लॉन्ग इन 1820 का पुट। या आई थिंक जस्ट अ सेकंड, आई थिंक ये 39 रुपीज में चल रहा है। आई थिंक इसको हम ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस अराउंड 30 फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 55 to 60 रुपीज में भी। बट कोटक बैंक इज लुकिंग वीक, एंड द ओनली कंडीशन दैट आई हैव कि 1840 का लेवल ये ब्रीच करेगा तो सेलिंग प्रेशर और भी अमाउंट होगा इसके ऊपर। तो क्लियरली कोटक महिंद्रा बैंक में भी एक बिकवाली का हाई ट्रेड, और इनफैक्ट कोटक बैंक मंदी की तरफ खड़ा हुआ है काफी समय से। एक बार प्लीज लेकर आएंगे निफ्टी बैंक के वो कंट्रीब्यूटर्स डायरेक्टर साहब, तो उसमें कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से कितना प्रेशर है उसका अंदाजा दिखेगा। ये जो हम 100 पॉइंट नीचे इस समय निफ्टी बैंक में ट्रेड कर रहे हैं, ये देखिए आलम। आईसीआईसीआई बैंक सबसे ज्यादा प्रेशर डाल रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक में 40 पॉइंट तक का प्रेशर आता हुआ, और एक्सिस और इंडसइंड बैंक पर दरअसल राजेश सातपुते ने एक व्यू दिया। और राजेश, कल आपने आइडेंटिफाई किया था एक्सिस जो काफी वीक खड़ा था। आज के मूव के मद्देनजर ये जो 657 के लेवल्स आ चुके हैं, अब यहाँ से अगला पड़ाव क्या रहेगा? हर्षिता जी, देखिए ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये 657 इसके लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। प्रोबेबली ये स्विंग का लो था कुछ दिनों पहले का, तो अगर ये लेवल टूटता है देन दैट केस ये थोड़ी मंदी और होगी, सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, 640 तक की जगह है। वैसे अगर देखें तो इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वीक ही है, सेल ऑन राइज है। अगर किसी को सेल भी करना है तो स्टॉप लॉस होगा 675। तो अगर आपको उछाल में मिले तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बेटर हो जाएगा, दैट इज द होल पॉइंट। बट स्ट्रक्चर इज वीक, अगर सेल करना है तो स्टॉप लॉस होगा 675। 657 टूटने के बाद आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, और जो नया टारगेट होगा वो रहेगा 640 से लेकर 635। 640 से लेकर 635 के लिए ये मंदी का ट्रेड, लेकिन क्लियरली पहले उछाल पर बेचेंगे तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, एक और स्टॉक जो अब मार खाने लगा है, इसकी बिकवाली का प्रेशर बढ़ता हुआ, भारतीय एयरटेल स्क्रीन पर लेकर आएंगे फटाफट से। करीब 2% के नुकसान के साथ दरअसल ये स्टॉक इस समय 670 पर ये भी आ चुका है। बताइए इस पर राहुल शर्मा, आपका क्या व्यू है? माफ कीजिएगा, मैं सुन नहीं पाया, कौन सा स्टॉक है? भारतीय एयरटेल की बात कर रही हूँ सर, 2% नीचे अब। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, भारतीय एयरटेल ने पिछले 15 दिन के एक बेस को आज वायलेट किया है। 675 के नीचे बायस जो है भारतीय एयरटेल के अंदर बेरिश रहता है, और मेरे हिसाब से अगला जो सपोर्ट हंटिंग है, आई थिंक आपको सीधा 650 पे मिलेगा। आई थिंक एक 20 रुपी डाउनसाइड के लिए यहाँ पर बेरिश बायस बना के चल सकते हैं। ओवरऑल जो डेरिवेटिव्स डेटा भी है यहाँ पर तेजी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो 680 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट बायस रखिए। 650 तक के लेवल मुझे लगता है कि नीचे में यहाँ पे बनते हुए दिख सकते हैं। भारतीय एयरटेल आपकी स्क्रीन पे आज
लूज़ करता हुआ। और अभी हर्षिता अगर आप देखें भारतीय एयरटेल के बारे में बात कर रही थी, मैं एक ही बात उस कल की बात को याद कर रहा था। भारतीय एयरटेल 671 पे, ये भी इस स्टॉक के साथ पहली बार होगा, आई मीन बहुत दिनों बाद, मेरे ख्याल से दिसंबर 2020 के बाद, कि इतना टाइम ये स्टॉक बड़ी वाइल्ड कैंडल्स के साथ 200 डीमा के नीचे स्पेंड कर रहा है। कल ही मानस और बात कर रहे थे कि इट्स आई मीन गुड पिक पॉइंट फॉर एटलीस्ट इन्वेस्टर्स, मुनाफा जो लंबे समय तक रखते हैं, लेकिन आई थिंक उस लेवल को अभी सरेंडर करने के मूड में है। एक स्टॉक को शॉर्ट करने का मन तो नहीं कर रहा है, बट स्टिल आई मीन करना की बात करते हैं। एक बार जरा देखिएगा राहुल जी, जरा मैकडी की पुट्स कौन कौन से एक्टिव हैं, पहले वो लेके आइएगा। मैकडी की पुट्स कौन कौन सी एक्टिव हैं राहुल जी? मैकडॉवेल्स की पुट मेरे ख्याल से 760 की पुट, मैकडॉवेल्स डॉक्टर साहब पुट लेके आइएगा। कितने में ट्रेड कर रही है इसकी? 760 की पुट लेनी चाहिए क्या? चांसेस है क्या कि ये 720 710 के जोन्स को रिविजिट करे राहुल जी? जी हाँ, देखिए जो हिसाब से स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, मेरे हिसाब से 1-2 दिन में यहाँ पर एक डेथ क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है। तो पोजिशनल बायस यहाँ पर बेरिश रहता है। आई थिंक 760 का जो पुट ऑप्शन है तकरीबन 16 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसे लिया जा सकता है। इमीडिएट बेसिस में मुझे लगता है कि स्टॉक आपको 755 तक डाउनसाइड दिखा सकता है। 755 अगर ब्रीच होता है तो मुझे लगता है कि आपका जो बताया हुआ लेवल है 720 तक, आई थिंक वो भी देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल 16 रुपए में पुट ऑप्शन को बाय कीजिए। मेरे साथ 10 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पे आइडियल रहेगा, और ऊपर में आपको तकरीबन 30 से 40 रुपए तक के लेवल्स पोजिशनल बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं मैकडॉवेल में। जी हाँ, मैकडॉवेल्स में अगर आप देखें वाकई बहुत बड़ा क्रैक है, और मतलब इसमें पिछले 3 दिन बाद पहले एक पुल बैक आया भी था, लेकिन उस पुल बैक में भी अगर आप देखें ये सक्सीड नहीं हो पाया, अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को पार नहीं कर पाया। 16 पे पुट ट्रेड करते हुए अब करीब 17:30 17:45 पर अगर आप देखें पुट आ चुकी है। स्ट्रक्चर खराब होता हुआ ये बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स मेरे स्कील पे इस वक्त चल रहे हैं, और जहां मैं देख रहा हूं कि पुट एट डे हाई, कॉल्स एट डे लो ट्रेड कर रही हैं। उसमें एक तो यही हो गया मैकडॉवेल्स की पुट। आज सुबह में मैं अशोक लेन का जो चार्ट था, स्ट्रक्चर था, प्रकाश सर के साथ डिस्कशन करने वाला था उस पर, लेकिन नहीं हो पाया था। ये एक कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में ऐसा स्टॉक था जो कि एक अच्छे ब्रेकआउट पॉइंट पे बैठा था, बट सडनली ये भी कोलैप्स होता हुआ। प्रकाश सर, आपकी राय? आई मीन जो लॉन्ग लेके बैठा हुआ है, आई थिंक अभी भी वो प्रॉफिट पे होगा अगर वो काफ़ी समय से बैठा है, क्योंकि 136 इस जोन का बेस है। इसके टूटने के चांसेस लग रहे हैं क्या आपको अशोक लेन में? अशोक लेन के टूटने के चांसेस थोड़े कम लगते हैं। उसका रीजन ये है, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था वो 130 के आसपास, उसके बाद जो मूव मिला, ब्रेकआउट मूव मिला, और वो मिला करीब 135 के आसपास। वो गैप अब तक सस्टेन कर रहा है। उसके बाद हम थर्ड डे ऑफ ट्रेडिंग है अबव 135। मुझे लगता है कि अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है। पहला हमारा टारगेट 140 था, वो अचीव हो चुका। उसके बाद मैंने उसको मॉडिफाई किया 150 का। मुझे लगता है 150 तक जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम। हो सकता है इतनी दौड़ के बाद थोड़ा साइडवेज में मिले। स्ट्रक्चर बिगड़ा नहीं है अशोक लेलैंड पर एक बुलिश व्यू है गाभा साहब का। अभी भी भरोसा है उनको कि 150 तक के लेवल्स आगे ट्रैक करेगा ये काउंटर, और इसमें तेजी की पोजीशन आपकी है तो होल्ड करनी चाहिए। चलिए 4 का चौका, उसकी भी तैयारी कर ली जाए। हमारे जानकार आपको बताएंगे कौन कौन से ट्रेड्स पर उनकी नजरें हैं जो आप भी दरअसल ले सकते हैं। आज सस्ता ऑप्शन हम लेने वाले हैं असित बरनपति से। राहुल शर्मा से जानेंगे एफएनओ का सुपरस्टार, चार्ट का चमत्कार देंगे मानस जायसवाल, और होता साहब देंगे मिड कैप का फंडा ट्रेड। कुछ ही देर में हमारे जानकार ये सारे ट्रेड्स आपके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे आपके साथ, और उनमें एक्शन क्या हो रहा है उसको हम ट्रैक भी करने वाले हैं गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन एक पॉकेट जहां पर थोड़ा सा इंटरेस्ट है, जिसकी बात होता साहब भी कह रहे थे कि दरअसल एनबीएफसी कंपनियां उनको रेडार पर रखना है, और एनबीएफसीज में एक नाम जो आज अच्छा खासा चमका वो दरअसल है चोला इन्वेस्टमेंट्स। स्क्रीन पर रखिएगा इसे। 676 के आसपास ये काउंटर ट्रेड करता हुआ। आज दरअसल इसने 721 का हाई भी छुआ, लेकिन वो सुबह ओपनिंग ट्रेड में था। लेकिन मौजूदा लेवल्स पे जो हरकत 3% की है, क्या ये आगे कुछ इंडिकेशन दे रही है कि ये चलेगा? क्योंकि ओपन इंटरेस्ट एडिशन इतना हुआ नहीं है स्टॉक में, तो ये क्या शॉर्ट लिव रहेगी तेजी राजेश सातपुते? और अगर किसी का ट्रेड है वो आगे कैरी करना है या आज के आज ही 2% 2.5% तक का मुनाफा बुक करना है? अक्षय जी देखिए, यहाँ पे चार्टिकली अगर आप देखते हैं तो इट्स इन्वर्टेड हैमर।
और इन्वर्टेड हैमर जब बनता है दैट सिंपली मींस यहाँ पे किसी ने तो भी बड़ा माल बेच दिया है, तो इतना तो क्लियर है कि इमीडिएट नहीं चलेगा, बहुत बड़ी सेलिंग इसमें आ चुकी है प्रोबेबली इन द कैश। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर पोजीशन है तो एक बार क्लियर स्क्वायर करें। मुझे इनफैक्ट मैं सुबह इसको वॉच कर रहा था, जब बाजार खुला तब इसका मूवमेंट मैंने देखा था, तो मेरे हिसाब से ये 675 के आसपास है, तो आप एक बार के लिए इसे बुक करें। प्रोबेबली ये 640 630 के रेंज में रहेगी, लोअर साइड के एक बार के लिए रिटेस्ट करेगा। लेकिन इसका जो जूस था, जो टारगेट्स होते हैं, जो जूस होता है, मेरे हिसाब से एक बार के निकल गया, तो इट्स बेटर टू अवॉइड नाउ और टू एग्जिट लॉन्ग। तो नई पोजीशन तो लेनी नहीं है, लॉन्ग का ट्रेड है तो प्रॉफिट बुक करना शुरू करें। दरअसल इस पर मेरी भी नजर थी, लेकिन प्री पॉलिसी कुछ एनबीएफसी लेने में थोड़ा सा डर था, उसके बाद स्टॉक चल ही गया। 14 रुपए के गेंस देखने को मिल रहे हैं, 2.25% ऊपर। अच्छा, एसबीआई कार्ड एक और ट्रेड है जो आज थोड़ा सा जमा है तेजी की तरफ, 781 के लेवल्स का। बस आप इस पर एक बार नजर डालें प्लीज। एसबीआई कार्ड 800 को छूकर आया है, करीब 2% ऊपर। दरअसल ये स्टॉक तब भागा जब आरबीआई गवर्नर की ओर से अपडेट आया कि रुपे के क्रेडिट कार्ड्स को यूपीआई से लिंक किया जाएगा, और एसबीआई कार्ड में रुपे के कार्ड्स मिलते हैं, हालांकि मास्टर और वीजा के भी मिलते होंगे, लेकिन ये स्टॉक थोड़ा सा चला आज। क्या अपॉर्चुनिटी है? बिल्कुल, इसको एसबीआई कार्ड को स्लाइटली लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखते हैं, डबल बॉटम बना है 720 के आसपास, 730-15 के आसपास। उसके बाद आपको मिला करीब 4 हफ्ते का, और पीछे फिर एक कंसोलिडेशन हमने देखा, और आज वो भी एनकरेजिंग है। मेरे ख्याल से अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, स्टॉप होना चाहिए 757 का, और अपमूव मिलना चाहिए। पहला टेक्निकल टारगेट 800 का होना चाहिए एसबीआई कार्ड पर, उसके बाद भी हायर जोन देखेंगे, क्योंकि जब लार्जर टर्म टाइम फ्रेम देखता हूं तो लगता है ये लोअर लेवल्स पे बॉटम आउट हो चुका, मैटर ऑफ टाइम ऊपर ही जाएगा। एसबीआई कार्ड्स, कल भी हम इस स्टॉक पर डिस्कशन कर रहे थे, और हालांकि अगर आप देखें बहुत बड़ा मूव इस स्टॉक ने नहीं दिया, लेकिन आज इंटरडे बेसिस में आई थिंक पॉलिसी के बाद इसमें काफ़ी अच्छा खासा मूव आया, और आप देखिए 778 पर आके ट्रेड करता हुआ 779.55 इन आई थिंक रोलिंग, नहीं स्पॉट में माफ़ कीजिएगा, बट अगेन और अगेन एंड अगेन आज का अगर आप देखें इंटरडे हाई भी ये रिफ्लेक्ट करता है 50 डे में एक बहुत बड़ा सप्लाई पॉइंट, बहुत बड़ा सप्लाई पॉइंट इस स्टॉक के लिए। पिछले 8 सेशन का हाई वही एवरेज है, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो आता है करीब करीब समझ लीजिएगा कि 788 के स्तर पर। निफ्टी करीब 16,355, एक करीब 50 पॉइंट का डिफरेंशियल अपने लो से अगर आप देखें क्रिएट करके चल रहा है, एंड बैंक निफ्टी 34,929 अगेन अपने लो से लगभग 100 पॉइंट का, मॉर्निंग लो से 100 पॉइंट का डिफरेंशियल क्रिएट करके चल रहा है। और साहब अब बहुत ज़्यादा ट्रेड से बात नहीं कर सकते हम, लॉजिकल अगर आप देखें है भी नहीं, लेकिन आप बताइए कि अपने क्लाइंट्स को आप लोगों ने थोड़ा सा जो शॉपिंग कराई है पिछले कुछ 10 सेशंस में, अराउंड 16,500 16,600, वो कौन कौन से स्पेस में आप लोगों ने बाइंग कराई है? लार्ज कैप में 1-2 स्टॉक्स या फिर मिड कैप में 1-2 स्टॉक्स जो कि आप लोगों ने रिकमेंड किए हों, खुदा साहब? जी, जो 3-4 थीम पे हम पूरे पॉजिटिव हैं, वो है आईटी, बहुत बड़ा करेक्शन के बाद अभी वहाँ पे इमर्ज हो रहा है, तो आईटी सेक्टर एक थीम जो हमने अपने क्लाइंट को रिकमेंड किया है। सेकंड है ऑटो, सेम है, वैल्यूएशन बहुत ही अनडिमांडिंग है, और वहाँ पे अच्छे खासे कुछ टेलविंड निकल के आ रहे हैं, रूरल डिमांड इम्प्रूव हो रहा है, मानसून अच्छा आने वाला है, वो एक सेकंड थीम था। और थर्ड थीम था अपना रियल एस्टेट और बिल्डिंग मटेरियल्स, जहाँ पे लग रहा है कि यहाँ से एक तेजी हो सकता है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट प्रेशर भी धीरे धीरे हमें लग रहा है कि नीचे आ सकता है। और रियल एस्टेट में तो गवर्नमेंट का थ्रस्ट भी है, फोकस भी है, तो वहाँ पे भी रियल एस्टेट में भी तेजी देखी जा सकती है। ये तो 3-4 थीम हमने क्लाइंट को सुझाए थे। तो क्लियरली इस सेक्टर पर फोकस रहेगा, और इनफैक्ट रियल्टी कंपनियों पर आगे हम डिटेल में बात भी करने वाले हैं। आरबीआई की तरफ से जो बयान आया है आज की रीजनल रूरल बैंक्स रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज को फंड लेंड कर पाएंगे, और उसी के बाद हमने देखा रियल्टी प्ले में तेजी आई। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस का मैनेजमेंट कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेगा, उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। उनसे ये भी पूछेंगे कि बाकी सभी बैंक्स ने दरअसल पहली पॉलिसी यानी कि मई वाली पॉलिसी, सरप्राइज पॉलिसी में जो रेट हाइक हुआ वो पास ऑन किया। अब और भी बैंक्स कह रहे हैं कि आगे रेट हाइक की पॉसिबिलिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो अपनी वो एमसीएलआर में इजाफा जरूर करेंगे। बात करते करते देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने कह दिया है कि 0.25% आ चुका है इनका एमसीएलआर। सभी लोन टेनर्स पर एमसीएलआर में इन्होंने बढ़ोतरी की है, तो वो रेट हाइक बेसिकली बैंक्स
पचा नहीं रहे हैं, उसे पास ऑन कर रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा रियल्टी डिमांड पर, उस पर भी बात होगी गोयल साहब से आगे। लेकिन बारी है 4 का चौका की। तो चलिए जानकारों से अब पूछना शुरू करते हैं 4 वो ऐसे ट्रेड्स जो इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं आपके लिए खास इस मार्केट में। याद रखिएगा निफ्टी 16350 पर है इस समय, 65 पॉइंट नीचे, और निफ्टी बैंक 34900 के आसपास ट्रेड करता हुआ। शुरुआत असित आप ही से बताइए आज का सस्ता ऑप्शन। हर्षदा जी आज के लिए शायद ना हो, इंट्राडे बेसिस में इट नॉट बी दैट मच ऑफ मोमेंटम, बट मैं आईसीआईसीआई बैंक में बेयरिश हूँ बिलो 730। मुझे लगता है कि 720 का पुट जो कि 12 रुपए में चल रहा है, इसका स्टॉप लॉस रखते हैं 9 रुपीज पर, टारगेट ऑफ अराउंड 18 to 20 रुपीज। ये इमीडिएटली नहीं होगा, बट आईसीआईसीआई बैंक में स्ट्रक्चर वीक लग रहा है, एंड जिस हिसाब से 700 वाले के स्ट्राइक प्राइस में पुट अनवाइंडिंग हो रहे हैं एंड इन द मनी कॉल राइटिंग हो रहे हैं, मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक यहाँ से 15-20 रुपए नीचे जा सकता है। पोजिशनल बेसिस पे आईसीआईसीआई बैंक इज वीक, एंड आज का दिन भर में देखेंगे तो डिफरेंट टाइम फ्रेम में भी इसमें शॉर्ट बिल्टअप हो रहे हैं। सो आईसीआईसीआई बैंक इज व्हाट वी कैन डू, 720 का पुट वी कैन बाय विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 9। ओके, तो 720 के पुट में पोजीशन आप लेकर चले। देखिए बैंकों में वैसे भी दबाव है, इंडसइंड एक्सिस सबकी बात होगी, लेकिन 720 का पुट आपको लेना है इस समय आईसीआईसीआई बैंक वाला, जो करंटली 12 के आसपास है। 18 से 20 के टारगेट के लिए दरअसल ये पोजीशन आप लेकर चलेंगे। ये है आज का सस्ता ऑप्शन, आज के लिए नहीं, आप थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हैं, यह है आसित का मानना। लेकिन अब बेटन पास हो रहा है राहुल शर्मा को। राहुल, एफएनओ सुपरस्टार। जी देखिए, मेरी नजर यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर है। बीईएल में एक तरह से हायर लो का स्ट्रक्चर जो है वो इंटैक्ट है। मेरे हिसाब से पोजिशनली यहाँ पर एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। 260-270 तक के लेवल्स यहाँ पर बनते हैं, इसे बाय कीजिए। 235 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ओवरऑल डिफेंस पीएसयूज मुझे लगता है कि एक्शन जो है यहाँ पर जारी होता हुआ दिखेगा। तो पोजिशनल बेसिस पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बाय कीजिए 260 और 270 के टारगेट्स के लिए। ओके, बीएल फ्यूचर्स, जून फ्यूचर्स आपको लेना है। यहाँ पे अच्छा स्विंग राहुल जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एफएनओ सुपरस्टार, बीएल और बाजार की अगर आप देखें साथ इसने पूरा तालमेल उठाने की कोशिश करी है। मतलब आई मीन आप देखिए ये 244 के बीच में परसों खबर आई थी, चला 248 का हाई लगाया, बाजार कोलैप्स हुआ हल्का सा, ये भी अगर आप देखिए बैकफुट पे आया, लेकिन नॉट डिसाइसिवली। तो ये इसको री एंट्री के लिए, फ्रेश बाय के लिए अगर आप देखें राहुल जी एक अच्छा लेवल मानते हैं। चलते हैं अब मानस के पास, मानस के सौजन्य से मिलेगा आज चार्ट का चमत्कार। मानस बताइए आपने क्या ग्रिप किया है, किस चीज पर फोकस कर रहे हैं आप? देखिए वीरेंद्र जी, अभी तक तो हम लोग डिफेंस क्षेत्र की जो कंपनीज हैं, एचएएल हो, बीएल हो या तो बीडीएल हो, वहां पर काफी रिकमेंडेशन बाई साइड पे देते आए हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं इन क्षेत्र की स्टॉक्स में वीकनेस दिख रही है। स्पेशली एचएएल की मैं बात कर रहा हूँ। एचएएल के पैटर्न्स को समझे तो करीब 5 दिन से स्टॉक हाई लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 1900-1925 की रेंज में, और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि 1870 रुपए के आसपास था वो ब्रीच हुआ है। उसको देख के लगता है कि कम से कम ये अपने 20 डे मूविंग एवरेज को तो टेस्ट करेगा। इसलिए एक छोटा सा मूव के लिए शॉर्ट कॉल लेना है, जहां आपके टारगेट 1780 के आसपास के रहेंगे। करंट लेवल्स पे एचएएल में बिकवाली करिए 1871 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो आपको अगर आप देखें एचयूएल में मानस अगर आप देखें सुपर एग्रेसिव सेलिंग बोर्ड में है इस वक्त, याद रखिएगा। एचएएल जहां जहां बेहतरीन लेवल मिल रहे हैं सेल कीजिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 1841। अब देखिए बीएल पे एक बाय कॉल आई, और अगर सेल कॉल यहाँ पे एचएएल पे ली है, देखिए तर्क समझिए इसका, वो ये है कि ये ओवर एक्सीड कर चुका था अपनी पेस को और सुपर एग्रेसिव तरीके से चला था, और पिछले 3 ट्रांच में, हमें 3 नहीं माफ़ कीजिएगा 2 ट्रांच में बहुत तेज़ी से चला था। और इस बार इसने क्या किया है, आज अपना 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वॉलेट किया है, और 16 मई के बाद ये पहली बार हो रहा है। तो अब तक इसकी स्ट्रेंथ को सेफ गार्ड करती थी, सुरक्षा प्रदान करता था 10 डे में, लेकिन अब वो वॉलेट हो रहा है। तो यहाँ पर सेल कॉल खोलते हुए यहाँ पर मानस। ओके, गुड ट्रेड, गुड लॉजिक। आगे चलते हैं और होरा साहब से अगर आप देखें पूछते हैं आज का मिड कैप फंड है। होरा साहब, आपको मिड कैप में लॉजिकली बहुत वेल प्राइज्ड बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहाँ नजर आ रहा है इस वक्त? जी, मुझे यहाँ पे रियल एस्टेट में ओबरॉय रियलिटी पसंद है।
दो तीन रीजन है इसके लिए। पहला जो है इनका जो अभी इन्होंने अच्छे अच्छे लैंड डील साइन किया है कोलसेट में, मुलुंड में और पेडार रोड में, और इनका देखेंगे तो इनका इन्वेंट्री जो है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बहुत अच्छी है और इनका रेंटल पोर्टफोलियो इम्प्रूव हो रहा है। बैलेंस शीट अभी भी बहुत स्ट्रांग है और जिस तरह का हमने बात चल रहा है कि रियल इस्टेट एक स्वीट स्पॉट में है, बहुत सारे टेलविंड हैं इस सेक्टर के लिए, तो ओबरॉय रियलिटी को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। वैल्यूएशन की अगर बात करूं, अभी भी प्राइस टू बुक में 2 टाइम्स चल रहा है FY24 पे, और नेक्स्ट आने वाले 2 सालों में बहुत सारे अच्छे लॉन्चेस हैं और वैल्यू अनलॉक हो सकता है इनका रेंटल पोर्टफोलियो से। तो वैल्यूएशन के आधार से और जो टेलविंड्स है, मुझे लगता है यहाँ पे 1030 का भाव आना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा एक बेस है और ऊपरी स्तरों से बहुत करेक्ट हुआ है, तो रिस्क रिवार्ड बहुत फेवरेबल है यहाँ पे। ओके, ओबरॉय रियलिटी 783.95 पर आप रियलिटी स्पेस में आप देखें एक्सपोजर की बात कर रहे हैं, और आज इनके लिए इवेंट भी है, दिन भी है इनके लिए। अगर आप देखें सेवरल मेजर्स टेकन बाय आई थिंक RBI इन पॉलिसी, तो एक मूव है यहाँ पे, थ्रस्ट है, बट याद रखिएगा नॉट एग्जैक्टली इंट्राडे, ये थोड़ा सा एक स्विंग ट्रेड है, इसमें आपको वक्त देना है इस स्टॉक पे। एक बार मैं आपकी स्क्रीन पे वो सारे के सारे ट्रेड्स रखूंगा, और देखिए आज इस कार्यक्रम में 4 का चौका में जो ट्रेड्स दिए गए उसमें हमारे मेहमानों का थोड़ा सा, अगर आप देखें, पोजिशनल व्यू रहा। असित बरनपति ने, अगर आप देखें, 700 बीट की ICICI बैंक की, अगर आप देखें, पुट रिकमेंड की है फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 1820 द हायर साइड, और लगभग 9 रुपये का स्टॉप लॉस 1260 पे ट्रेड करते हुए। उसके बाद राहुल शर्मा BL फ्यूचर्स बाय 260, 270 का लक्ष्य, 235 का स्टॉप लॉस है। उसी के बाद डिफेंस स्पेस में अगर आप देखें सेल कॉल आई, और HUL अगर आप देखें आज, माफ कीजिएगा, HAL मानस ने सेल किया और 10 डे एक्सपोनेंशियल में वॉलेट हुआ है, 1780 का टारगेट, 1871 का स्टॉप लॉस। और साथ ही साथ संजीव होरा साहब ने, आप देखें यहाँ पर आज रियल स्टेट स्पेस में आप देखें बाय कॉल दिया, 1030 का टारगेट, 784 का CMP है इस वक्त ओबरॉय रियलिटी का। जरा वो लेके आइए पुट ऑप्शन, आप मैकडी की पुट ऑप्शन आई थिंक 16 में हमने ली थी और एक अच्छा खासा स्विंग देख के आई। आई थिंक जो कुछ ट्रेड्स ले रहे हैं हम, उसमें एक वो भी ट्रेड था। जरा मैकडी की पुट रखेंगे डायरेक्टर साहब, मेरे ख्याल से वो पुट अभी करीब करीब हमने 16 पे ली थी और 18 पे ट्रेड करते हुए 1880 का हाई लगा के आई है मेरे ख्याल से एक बार प्लीज़ चेक करके बताइएगा। बट यस, मार्केट अब डेलो की ट्रेजेक्ट्री की तरफ बढ़ता हुआ, निफ्टी एट डेलो ऑलमोस्ट। और अब आइए कुछ एग्रेसिव ट्रेड्स पे, और इस पर मैं बात करूंगा जुबिलेंट पे, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, समित जी को इंक्लूड करते हैं। समित नमस्कार। हायर लेवल्स पे आज काफ़ी एग्जिट्स हुए हैं, शॉर्ट्स ओपन हुए हैं, आप मार्केट्स को कैसे अप्रोच कर रहे हैं और आपका कन्विक्शन कॉल इस वक्त का? गुड आफ्टरनून। देखिए, दोनों बाजू आज एक अच्छे खासे हमने एक वाइड स्विंग्स देखे हैं, बट अभी जो हायर लेवल से हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है, और जैसे हम 16,300 को ऑलमोस्ट अभी चैलेंज कर रहे हैं, ये इतना कन्विंसिंग मूव नहीं है, क्योंकि 16,300 जैसी ब्रीच होता है, फिर हम वापस 16,000 के जोन तक वापस रीटेस्ट हो सकते हैं। तो 16,300, 16,350 ये हमें लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, और कोई भी अगर रिकवरी आनी है तो ये ये 20-25 पॉइंट के एक दायरे से ही रिकवरी आनी है, तो हम अभी भी होपफुल है। यस, आज थोड़ा हायर लेवल से हमने करेक्शन देखा है, बैंक निफ्टी ने हायर लेवल से थोड़ा करेक्शन देखा है, बट अभी भी जब तक ये इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रीच नहीं होते हम थोड़े होपफुल रहेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो एक्साइड इंडस्ट्रीज, ऑटो स्पेस में हमने एक अच्छा रुझान देखा है, तो ऑटो इंडस्ट्रीज में हमें लगता है कि यहाँ से अच्छा कैचअप हो सकता है। एक्साइड इंडस्ट्रीज काफी इंटरेस्टिंगली पॉइज्ड है, यहाँ से हमें लगता है कि एटलीस्ट 154, 156 के लेवल्स आपको एक्साइड में दिख सकता है, रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। बट हम ऑप्शन के जरिए ट्रेड करने की सलाह देंगे, जो एज ए डिस्क्लोजर हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया हुआ है। 150 का कॉल जो 4 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, ये बाय करने की सलाह होगी। 2.2 का स्टॉप लॉस होगा और 8.5 का इसका टारगेट रहेगा। एक्साइड 150 का कॉल का फिलहाल ये ट्रेड इस समय आ रहा है। बहुत कम तेजी वाले ट्रेड्स आज सामने निकल कर आए हैं, और उसमें से एक्साइड एक है, 3 रुपए 90 पैसे के आसपास का ये फिलहाल ऑप्शन आप लेकर चले। ये फिलहाल एक अपडेट आपके लिए। चलिए, स्पीच फोकस रियल एस्टेट काउंटर्स पर एक बार पैक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। मैक्रोटेक डेवलपर्स हमने देखा, ओबरॉय रियल्टी पर हमने एक कॉल सुनी, DLF का हाल देखिएगा वो भी तेजी में है। लार्जली रियल्टी इंडेक्स आज थोड़ी सी बढ़त दिखा रहा है, क्योंकि RBI ने आज अपनी क्रेडिट पॉलिसी में एक तरफ जहां ब्याज को थोड़ा महंगा जरूर किया है, कर्ज लेना थोड़ा महंगा जरूर किया है,
वहीं दूसरे हाथ से हाउसिंग सेक्टर को एक बूस्टर डोज दिया है। कोऑपरेटिव बैंक के जरिए दिए जाने वाले हाउसिंग लोन की सीमा बढ़ाकर अब 100% कर दी गई है। साथ ही रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट को अब रीजनल रूरल बैंक्स यानी कि RRBs, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से भी कर्ज मिलेगा। ये इनफैक्ट बड़ा अनाउंसमेंट गवर्नर साहब की तरफ से आया। The limits for individual housing loans being extended by urban cooperative banks and rural cooperative banks, which are basically state cooperative banks and district central cooperative banks, which were last fixed in 2011 and 2009 respectively, are being revised upwards by over 100%, taking into account the increase in house prices. This will facilitate better flow of credit to the housing sector. The second point relating to UCBs, the cooperative banking sector, the second announcement is that in line with the dispensation available to scheduled commercial banks and urban cooperative banks, it is now proposed to permit rural cooperative banks, and they consist of, as I mentioned, state cooperative banks and district central cooperative banks, to extend finance. So we are permitting the rural cooperative banks to extend finance to commercial real estate, that is residential housing. तो रेसिडेंशियल हाउसिंग के लिए एक और जरिया अपने प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कराने का और ऑफ कोर्स वहां से कर्ज भी लेने का, क्या इम्पैक्ट रहेगा इसका? ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के CFO अतुल गोयल हमारे साथ है। अतुल जी, आपने भी डिटेल में सुना है आज क्रेडिट पॉलिसी में गवर्नर साहब का बयान। ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन की इन्होंने बात की कि RRBs, कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स भी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को फंड करेंगे, इससे आपके बिजनेस और लार्जली सेक्टर पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा? नहीं, डेफिनेटली क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ओवरऑल रेजिडेंशियल और डेवलपर्स पे होगा। इसका ज्यादा इम्पैक्ट मेरे ख्याल से टायर 1, टायर 2 सिटीज में, टायर 2, टायर 3 सिटीज में होगा, जहाँ पे कि कोऑपरेटिव बैंक्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। और ऑफ कोर्स बड़े डेवलपर्स में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैंकर्स पहले ही दे हैव बीन, वो लैंड कर रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर को। तो लेकिन डेफिनेटली टायर 1, टायर 2 सिटीज में डेफिनेटली ये इम्पैक्ट लाएगा और ये हाउसिंग सेक्टर के लिए बहुत अच्छा मूव है। और यही नहीं, उन्होंने होम लोन के भी जो लिमिट है वो बढ़ाई है, वो भी बहुत अच्छी है। इससे और कंपटीशन बढ़ेगा मार्केट में और क्रेडिट ग्रोथ जो है वो इनडायरेक्टली हाउसिंग सेक्टर में आएगी। लेकिन गोयल साहब, आपको नहीं लगता ये एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से लेने वाली स्थिति है? क्योंकि हम एक इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में हैं। May 5 को जो सरप्राइज एलिमेंट था वो 40 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हमने देख लिया। उसके बाद 50 बेसिस पॉइंट एक और रेट हाइक, ज्यादातर बैंकर्स ये कह रहे हैं और हमने देखा भी है मे की पॉलिसी के बाद या मे के अनाउंसमेंट के बाद कुछ बैंकों ने ब्याज दरों को सीधे पास ऑन कर दिया है और SBI ने भी इंडिकेशन आज हमें दिया कि वो इस रेट हाइक को भी पास ऑन करेंगे। इसका क्या डिमांड पर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, मेरा सोच ये है कि अगर आप रिटेल लोन्स पे बात करते हैं तो पास ऑन करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सारे बैंक्स ने कोविड के समय में रिटेल का अपना जो एरिना है वो बहुत ज्यादा बढ़ाया है और वहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो डेफिनेटली पास ऑन होगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि पूरा पास ऑन जो है वो रिटेल लोन में हो जाएगा। डेफिनेटली अगर आप पूरा भी पास ऑन करते हैं तो आप देखेंगे EMI इंक्रीज जो है ओवरऑल जो 90 बेसिस पॉइंट इंक्रीज हुआ है उससे करीबन 5% की EMI इंक्रीज लोन में आती है, जो कि मेरे को नहीं लगता कि अफोर्डेबिलिटी अभी भी इतनी खराब होती है, क्योंकि IT, ITS और बाकी सब जगह पे सैलरीज हाइक बहुत ज्यादा है और स्पेशली साउथ में जहां हम हैं और जहां IT, ITS डोमिनेट करता है वहां पे अफोर्डेबिलिटी अभी भी बहुत ज्यादा है। तो मेरे को नहीं लगता कि डिमांड में इतना फर्क पड़ेगा और जो अभी हम अप्रैल मई में जो डिमांड देख रहे हैं वो तो अभी सस्टेन कर रही है। आगे फिर देखना पड़ेगा कैसा लगता है, बट डेफिनेटली अगर ये इन्फ्लेशन बढ़ता रहा, रेट बढ़ते रहे तो डेफिनेटली फ्यूचर में डिमांड इफेक्ट हो सकती है। आपकी कॉन्फिडेंस आपका कहाँ से आ रहा है अतुल जी? मैं जानता हूँ आप दक्षिण भारत को अगर आप देखें कि हैं
और वहाँ पे जो हमारे आईटी उद्योग जगत के भाई लोग हैं ना, वहाँ उनका एट्रिशन जो है वो इस वक्त इस कदर चरम पे है, सैलरी हाइक्स इतने अच्छे अच्छे मिल रहे हैं कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो झलक रहा है स्क्रीन पे वाकई। लेकिन अच्छा एक बताइए सर कि पिछले साल भर में जो नहीं, मैं बात बिल्कुल सही कह रहा हूँ, साल भर में जो डिमांड रही जिस प्रकार की, ठीक है, अच्छा अब एक रेट हाइक, ईएमआईज का बढ़ना, लेकिन दूसरी बात ये भी थी कि रियल एस्टेट कंपनियों के लिए कॉस्ट प्रेशर काफ़ी थे, आप लोगों ने प्राइस हाइक्स भी लिए। अब ऐसे एनवायरनमेंट में जब आपको क्लाइंट को लेके भी आना है, एक इन्वेस्टर को लेके आना है, एक एंड यूज़र बायर को लेके आना है, क्या प्राइस हाइक्स चाहे वो हैं उसको पास ऑन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, या फिर सेवरल प्राइस हाइक्स के बाद अब आप एक डिसेंट मार्जिन ट्रेजेक्टरी में है, अब प्राइस हाइक की ज़रूरत नहीं है? इसको थोड़ा सा इस पर कमेंट कीजिए अपना। देखिए, प्राइस हाइक सारे डेवलपर्स और हम भी कर चुके हैं, और अगर आप देखें मेजॉरिटी जो इन्फ्लेशन था वो स्टील प्राइसेस में था, और 15% एक्सपोर्ट टैक्स जब से लगा है स्टील प्राइसेस जो है नरम हुए हैं। और थोड़ा सा मेरे को लगता है ओवरऑल इंक्रीज अगर आप देखें जो कि 13-14% होता था कंस्ट्रक्शन में, वो अब 11% के आसपास रह गया है। तो ओवरऑल अगर आप देखें प्राइस इंक्रीज करीबन 5 से 6% चाहिए, जो कि ज्यादातर डेवलपर्स ले चुके हैं जहां जहां पॉसिबल है। देखिए, हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि जहां पे आप प्राइस इंक्रीज ले सकते हो बेस्ड ऑन लोकेशन की कहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, उस बेसिस पे आप ले लो। तो हम ओवरऑल सम गेम खेल रहे हैं कि हमारा ओवरऑल जो मार्जिन है वो जो है प्रोटेक्ट होना चाहिए, किसी में कम होगा किसी में ज्यादा होगा, तो वो डेफिनेटली जो है वो हमारी स्ट्रैटेजी है। लेकिन आगे जाके डेफिनेटली अगर ये इन्फ्लेशन बढ़ता रहा और अगर इंक्रीज और होम लोन रेट्स भी बढ़ते रहे या रेपो रेट बढ़ते रहे, तो डेफिनेटली कुछ मुश्किलें रियल एस्टेट सेक्टर में जरूर आएंगी। मेरा अंतिम प्रश्न से आपसे ये होगा थोड़ा सा कि रेजिडेंशियल में कितनी ग्रोथ देख रहे हैं यहाँ से? आई मीन सारी चीज़ों को अगर आप देखें, हमने इंक्लूड कर लिया यहाँ पे, रेट हाइक्स और उसके बाद अगर आप देखें क्रेडिट फ्लो टूवर्ड्स इंडस्ट्री बढ़ने की सारी बातें कर लिया हमने। यहाँ से आगे सर ग्रोथ क्या देख रहे हैं? आई मीन इस फाइनेंशियल ईयर में आप अगर मैं दोनों अगर आप देखें जो वर्टिकल्स है उनको कंसिडर करूँ, आई मीन रेजिडेंशियल और कमर्शियल, दोनों का ब्लेंडेड अगर आप देखें जो ग्रोथ होगा वो क्या होगा अप्रोक्सीमेटली? आप क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, ब्लेंडेड ग्रोथ करीब ना हमारा 15 to 18% होगा कमर्शियल में, इसलिए क्योंकि हमारे पास 2.2 मिलियन की वैकेंसी है और इस बार अब डिमांड काफी आ रहा है। तो हमें लगता है कि इस साल हमने टारगेट लिया है कि हम सारा लीज कर देंगे, तो डेफिनेटली हमारा जो इंक्रीज है रेवेन्यू में वहां पे बहुत अच्छा रहेगा। डेफिनेटली इन रेजिडेंशियल में अनसर्टेनिटी डेफिनेटली है, लेकिन हमें लगता है 15 से 18% का इंक्रीज हम ले पाएंगे। कमर्शियल डिमांड क्या बढ़ रही है इस समय गोयल साहब? क्योंकि हम बैक टू अनलॉक में आ गए हैं, कामकाज नॉर्मल हो रहा है, तो क्या कमर्शियल सेक्टर साइड पर भी डिमांड बढ़ी है? बहुत ज्यादा बढ़ी है कमर्शियल साइड में। अगर आप देखें, अब बड़ी डील्स होने लगी हैं वापस, और आगे भी डिमांड जो है ऐसे कैसे सस्टेन रहेगी। मैंने जो बताया, जैसे हमारा टेक गार्डन में काफी अच्छी डिमांड है, हम 1 मिलियन से ज्यादा का जो डिमांड है या रिक्वायरमेंट्स है वो आ रही हैं। और मेरे को लगता है, अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत लार्ज साइजेस आ रहे हैं, बट मिड साइज जो है वो करीबन अगर आप देखें 5 लाख से 10 लाख के अंदर की डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि धीरे धीरे कंपनी जो है हाइब्रिड लेवल पे काम कर रही हैं। काफी लोग जो हैं 3 से 4 जो है दिन ऑफिस आ रहे हैं। तो मेरे को लगता है ये डिमांड बहुत अच्छी रहेगी, और जैसे कि नई कंपनियां जो है वो इकोनॉमी में आ रही हैं, और जैसे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बैंगलोर और बाकी सब जगह खुल रहे हैं, डिमांड मेरे को निश्चित है कि ये डिमांड बनी रहेगी। गोयल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकाल कर डिटेल्स देने के लिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और इस रेट हाइक का कितना इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। शुक्रिया। तो क्लियरली डिमांड इंटैक्ट है, रेजिडेंशियल और कमर्शियल डिमांड में अच्छा खासा इजाफा। हाँ, अगर इन्फ्लेशन और खासतौर से कमोडिटी प्राइसेस लगातार बढ़ती रहे और ब्याज दरें भी बढ़ती रहे
तो जाकर थोड़ी सी मुश्किल आएगी, लेकिन उसमें करीब 6-8 महीने लगेंगे उस तरह की स्थिति में पहुंचने के लिए। होता साहब, लार्जली आप पॉजिटिव है क्योंकि आपने ओबरॉय रियल पर एक व्यू दिया, मैक्रोटेक की आप बात कर रहे थे, लेकिन रेजिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल प्ले के लिहाज से अगर देखना हो तो कमर्शियल प्ले में क्या डीएलएफ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपको? डेफिनेटली डीएलएफ भी एक अच्छा प्रोपोजिशन है अगर दोनों का कॉम्बिनेशन की बात करूं, और ओबरॉय भी है अपना जो रेंटल्स में, लेकिन डीएलएफ मेरे हिसाब से एक बेटर कॉम्बिनेशन है क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है डीएलएफ। तो अगर रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों में अगर किसी को इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली डीएलएफ एक अच्छा स्टॉक होगा, और वैल्यूएशन यहाँ पे भी अनडिमांडिंग है डीएलएफ के लिए, तो निवेश के लिए बहुत अच्छा लेवल है। तो डीएलएफ में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। अच्छा समित, एक बार देखिएगा इन चार्ट्स में आपको सबसे विजिबल और सबसे एक्टिव ट्रेड क्या दिख रहा है रियल्टी स्पेस में? ओवरऑल रियल्टी जो करीब 2% ऊपर है और ओपन इंटरेस्ट रजिस्ट्रेशन बहुत सॉलिड है, करीब 5% का, स्पेशली इस तरह के मार्केट में। दूसरी तरफ आपका डीएलएफ जो मजबूत खड़ा है 1.5% ऊपर, 2% के ओपन इंटरेस्ट रजिस्ट्रेशन के साथ। आप प्रिफर क्या करेंगे इस समय लेना? देखिए ऑनेस्टली विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है ओवरऑल। अगर आप प्राइस एक्शन उनकी देखें रिसेंटली तो अंडर परफॉर्म किया है, अंडर परफॉर्मेंस के बाद कहीं ना कहीं उनका जो करेक्शन है ओवरऑल रियल्टी स्पेस में वो थम गया है। बट अभी भी ऐसे कुछ स्ट्रेंथ के साइंस हमें दिख नहीं रहे। रिसेंटली हमने गोदरेज प्रॉप को हम वॉच कर रहे थे, बट उसमें भी जो फॉलोअप मूव एक्सपेक्ट थी वैसे आई नहीं है। डीएलएफ ओबेरॉय अगर हम कंपेयर करें तो फिलहाल ओबेरॉय में थोड़ी पॉजिटिविटी है, बट अभी भी कंफर्मेशन का आपको वेट करना है क्योंकि ये अभी भी 20 डे एवरेज के नीचे कन्विंसिंगली ट्रेड हो रहा है, और जब तक उसमें 795 800 के लेवल्स ऊपर की तरफ कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं होते तब तक जो ट्रेंड है वो साइडवेज टू नेगेटिव रहेगी, और 800 के ऊपर फर्स्ट साइन ऑफ ट्रेंड रिवर्सल इसमें दिखेगा। तो टेक्निकली ऐसा सेटअप मजबूत नहीं है, लेकिन हाँ फंडामेंटल्स में ज्यादा कुछ रुझान बदला नहीं है। इनफैक्ट वो जो आलम पॉजिटिविटी का था, ग्रोथ का था, वो कायम है। चलिए अब बात करते हैं मार्केट की। एक बार फिर 16,300 के लेवल्स को टेस्ट करता हुआ आपको निफ्टी दिखाई देगा। निफ्टी बैंक 34,867 के लेवल्स पर, और मिड कैप्स में दरअसल प्रेशर हर टिक के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 200 अंकों तक का नुकसान। इस बीच हमारे साथ एक बड़ा और एक एक्सपीरियंस चेहरा जुड़ रहा है। हम बात करेंगे अब आनंद राठी, वेल्थ के चेयरमैन और फाउंडर आनंद राठी साहब से। राठी साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बाजार बड़ी दुविधा में है। ये वो क्या वो मोतीचूर का लड्डू है, ना खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ। अब बताओ पोजीशन रखनी है नहीं रखनी है, लोग अचंभे में हैं। कई सारी चीजें हो रही हैं ग्लोबल फ्रंट पर, भारतीय फ्रंट पर। इस समय आप अपने क्लाइंट्स और आपके वास्ट एक्सपीरियंस में किस तरह से अप्रोच करना चाहिए इस मार्केट को? हमारा ये मानना है कि आज की मार्केट में डेफिनेटली बने हुए रहना चाहिए इन्वेस्टमेंट में, और अगर और आपके कैपेसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो एट डिफरेंट लेवल्स आपको करते रहना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आज जो मार्केट में इम्पैक्ट नजर आ रहा है इंडिया में जो आ रहा है उसमें ग्लोबल फैक्टर्स का ज्यादा रोल है। ऑफ कोर्स एक बड़ा नेगेटिव जो चल रहा है वो आज ऑयल के प्राइस है, वो दैट इज द वर्स्ट सिनेरियो फॉर इंडिया। और बाकी जो ग्लोबल सिनेरियो जिस तरह चल रहा है उसका इफेक्ट है। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा हुआ है, उसके कारण भी नेचुरली एक घबराहट होती है, इंटरेस्ट की रेट बढ़ती जा रही है। आज वो आरबीआई ने जो पॉलिसी स्टेटमेंट दिया था 50 पैसे बढ़ा है, परंतु ये मानना है कि ये तो देखिए ये जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा आरबीआई जहाँ की सेंट्रल बैंक है वर्ल्ड की वो सब लिक्विडिटी टाइटन करेगी। मेरे यहाँ मानना है कि अपने यहाँ इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है कंपेरेटिवली कम रहेगा, क्योंकि एक तो फूड का इन्फ्लेशन अपने इतना ज्यादा नहीं है, और दूसरा अपने यहाँ लॉजिस्टिक बड़ा जो इम्पैक्ट आया दुनिया में, वो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत बढ़ गई। तो जिनके यहाँ बहुत इम्पोर्ट था, यूएस जैसी जगह में सारी चीज इम्पोर्ट हो आती तो उनकी कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। तो इसलिए इंडिया में उतना इफेक्ट इन्फ्लेशन का नहीं होगा जितना दुनिया में दूसरी जगह होगा। और अब आगे जाके इन्फ्लेशन जो है मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट पीक कर गया है, ये अगले साल में जाके वापस एकदम आपको नीचे जाता हुआ नजर आएगा। तो माहौल जो है मेरे हिसाब से इंडिया में अभी भी इन्वेस्टमेंट का माहौल है, घबराहट की कोई जरूरत नहीं इस समय। जो लगे हुए हैं
लोग उनको मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए। इस समय निकलने का कोई, ऑलरेडी मार्केट 15-17% ऊपर से नीचे आ गया, तो ऐसे में तो हमेशा एक गुंजाइश होती है और ऐसा होता है हर तेजी के मार्केट में बीच बीच में करेक्शंस आते हैं। वो उसी तरह का करेक्शन है, ये मेरा मानना है। और ये करेक्शन जो है, जैसे ही ये बादल ग्लोबल यूक्रेन की जैसे थोड़ा क्लैरिटी और आ जाएगी और इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में आने लगेगा, आप देखेंगे कि मार्केट वापस जो है फिर से तेजी पकड़ेगा। इसमें 6 महीना लग सकता है, 12 महीना लग सकता है, वो अलग बात है, परंतु लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है उसके लिए मैं मानता हूं कि आज का लेवल भी इन्वेस्टमेंट के लायक है। आप कह रहे हैं आज का लेवल भी इन्वेस्टमेंट के लायक है, एंड होपफुली ये जो इस समय परेशानी हमारे सर पर है इन्फ्लेशन की, बढ़ते कच्चे तेल की, जो लार्जली इन्फ्लेशन को फ्यूल कर रहा है, उससे हम उभर कर आएंगे। लेकिन राठी साहब, इस तरह के एनवायरनमेंट में और जहां पर अमेरिका में भी ब्याज दरें बढ़ रही हैं, और इस पर हमने आपसे पहले भी बात की थी, FIIs का रुख कुछ समय के लिए आपको लग रहा है रूठा हुआ है, या फिर अब उनके फ्लोज पर इस समय भरोसा नहीं करना चाहिए? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन सपोर्ट कर रहे हैं, रिटेल एक्टिव हो गया है, वो काफी है, क्योंकि अब तक भारतीय बाजार ड्राइव होते थे इस FII फ्लो से। वहां पर क्या कुछ मन बदलता दिख रहा है FIIs का आपको? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये देखिए, दुनिया में भरोसे की बात तो कभी होगी नहीं, क्योंकि आदमी पैसा कहाँ लगाता है। कहावत है, मनी चेजेस अर्निंग्स। जहां पे जिस देश में कंपनियों की कमाई अच्छी होगी वहां पैसा जाएगा। और अभी जो माहौल रहा, क्योंकि इतनी जिस तरह की सेल पिछले 1 साल में FII ने की, आपने देखा होगा, कभी नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। पर इसके कारण वहां ये था कि एक तो उनके इंटरेस्ट रेट, देखिए 0 से इंटरेस्ट रेट से 3% होना और एक अपने 4% से 5% होना, उन दोनों में बड़ा फर्क है। तो वहां पे इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, और चूंकि वहां लिवरेजिंग बहुत ज्यादा चलती है, तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ती है मार्केट में जरूर बिकवाली आती है। दूसरा ये भी देखा कि यूएस के मार्केट पिछले सालों में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े थे इंडिया के मार्केट से, पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी स्टॉक, तो उसका भी इफेक्ट है। तो मैं मानता हूं कि अपने को ये FIIs का जो पैसा है, हो सकता है चाल भी धीरे हो गई है उनकी बेचने की, आगे जाके वापस आना चालू होगा। मेरा मानना है 6-12 महीने में, क्योंकि इंडिया की जो GDP ग्रोथ है वो दुनिया की सबसे अच्छी GDP ग्रोथ पे रहेगी। यहाँ की कंपनियां बहुत अच्छी कर रही हैं वर्किंग यहाँ पे। वी हैव बिग एडवांटेज ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन एंड मार्केट हियर। तो इसके चलते, और अभी वहाँ इंडिया की जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में अच्छा हो गया है। लोग चाहते हैं हम इंडिया से इंपोर्ट ज्यादा करें। चाइना पे जिन्होंने 100% भरोसा कर रखा था वो चेंज हो रहा है। तो बदलते हुए माहौल में देखिए, प्रॉफिट बुकिंग हर एक मार्केट में होती है, और यूएस वालों ने ही किया। उनके इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रही थी, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट बुकिंग किया। परंतु अगले 3-6 महीने में माहौल, मेरा मानना है कि माहौल बदलेगा। ये पैसा बेचने के बजाय वापस खरीदना चालू हो सकता है, इसलिए उससे डरने की जरूरत नहीं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, पिछले 1 साल में इतनी बिकवाली होने के बावजूद भी आज 3-3.5 लाख करोड़ रुपया माल बेचा है, 40-50 बिलियन डॉलर का माल बेचा है। उसमें सारा इंडियन इन्वेस्टर्स ने सारा माल उठाया है, म्यूचुअल फंड के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए। इसलिए अरशद साहब, मेरा मानना है कि FIIs के लिए कोई चिंता करने की जो पहले होती थी वो अब चिंता करने की जरूरत नहीं। माल आएगा तो यहाँ बिकेगा, यहाँ का तो इनफ्लो चालू ही रहेगा। यहाँ का इनफ्लो मुझे नहीं लगता, क्योंकि दूसरे और कोई एवेन्यूज नहीं है इंडिया में जहाँ इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न मिल सके। तो यहाँ अगर आपका इनफ्लो चालू रहा, वहां का कम हुआ, या उल्टा जिस दिन वहां के खरीदना चालू हो गया, आप मार्केट में फिर से ज्यादा तेजी देख पाएंगे। सर ये बताइए कि आपने कहा जैसे कि पैसा F2s का दोबारा लौटेगा, आई थिंक एक विलंब के बाद, एक पॉज के बाद, अल्टीमेटली जो है पैसा, और चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो फॉरेन पैसा हो, अच्छे स्टॉक्स को, अच्छे अर्निंग्स को चूज करता है सर, उसको चेज करता है। इस अर्निंग सीजन में सबसे ज्यादा चीज क्या इंप्रेस करके गई? अगर मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि जस्ट अभी बाय करें, बट हाँ, इन क्वार्टरली नंबर्स में आपको लगता था कि भाई नहीं, इन्होंने स्पेशली जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ बैंक सर, एसेट्स क्वालिटी में सुधार था, क्रेडिट ऑफ टेक अच्छा रहा। अप्रैल के अगर आप देखें क्रेडिट ऑफ टेक के आंकड़े अच्छे आए हैं। आपको क्या कन्विक्शन बना इस अर्निंग्स के बाद? देखिए, मेरा मानना है कि बैंकिंग सेक्टर अच्छा है, बहुत अच्छा है।
देखिए पिछले 3-4 सालों में बैंकिंग सेक्टर की बहुत प्रॉब्लम्स रही, एनपीओस का सारा उन्होंने मोटा मोटी अच्छे से प्रोविजन कर दिया। अब जो है, अब समय आया जब कंपनियां ठीक करेंगी, वापस पैसा आना चालू होगा तो पुराने प्रोविजन रिवर्स होंगे। जब जब भी बैंकों में शुरू में बहुत एनपी आया, फिर बाद में रिवर्स हुआ, तो कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी, बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ के आई। इस बार भी आपने देखो ज्यादातर का बैंकों के रिजल्ट बहुत अच्छा है, आगे जाके और भी ठीक रहेंगे। तो बैंकिंग सेक्टर डेफिनेटली बहुत अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आप ही देख रहे हैं, जितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है और आएगा और तेजी से आएगा। ये क्या है, ये एक विशेष सर्कल, जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आने लगता है। आपने देखो अभी अल्ट्राटेक ने अनाउंस किया कि भाई वो 22-23 मिलियन टन नई कैपेसिटी ऐड करेंगे। तो चूंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आज जैसे आरबीआई गवर्नर ने बताया कि 2%, 2.5% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ गई है पहले से और बढ़ती जा रही है, तो इसलिए नया इन्वेस्टमेंट भी आना चालू होगा। तो ऑन दी होल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर विल डू वेल। प्लस मेरे हिसाब से आईटी इज एन एवरग्रीन सेक्टर विच विल डू वेल, मतलब उसमें, और अभी तो खैर रुपया भी इतना वीक है, तो ये सेक्टर्स जो हैं ठीक है। एफएमसीजी सेक्टर नॉर्मली उतार चढ़ाव बीच बीच आता है, पर लॉन्ग टर्म में चूंकि कंजम्पशन कंट्री अपना बड़ी है, उसमें अच्छी कंपनियां जो है हमेशा अच्छा करती रहेगी। अच्छा सर, एक कंपनियों का खेमा राठी सर वो भी है जहाँ पे आज तक कभी भी मतलब आप समझ लीजिएगा कि एज ए इन्वेस्टर आपका कॉन्फिडेंस कभी नहीं हिला होगा। मुझे याद है सर कि जब कोविड-1 ने हमें स्ट्राइक किया था और हम लॉकडाउन में पड़े हुए थे अप्रैल मई में, उसके बाद भी मैं जब मैनेजमेंट से बात कर रहा था ना एशियन पेंट्स की, इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था उनके पास कि पूछे मत। इस पेन में, इस क्रूड की तेजी में इस बार वही स्टॉक सबसे ज्यादा हैमरिंग हुई है। आई मीन एशियन पेंट जैसा स्टॉक 1000-1200 रुपये उठ गया सर हायर लेवल से। इन पेंट स्टॉक्स पे मतलब अल्टीमेटली मेरा प्रश्न यह है कि इस कमोडिटी इन्फ्लेशन का जो सबसे ज्यादा पेन झेलने वाली कंपनियां हैं, उन पे आपका आउटलुक क्या है, जो कि हिस्टोरिकली इन्वेस्टर्स को बहुत पैसा बना के देके गई हैं? देखिए ऐसा है कि हर कंपनी में उतार चढ़ाव आना संभव है। मैं इंडिविजुअल कंपनी के बारे में मैं बात नहीं करता क्योंकि मैं डिटेल में नहीं समझ जाता हूँ, परंतु जो अच्छी कंपनियां, अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा प्रोडक्ट है, जब मार्केट में नीचे जब आए अपॉर्चुनिटी, तो मैं समझता हूँ कई बार अपॉर्चुनिटी होती है उसमें घुसने की। परंतु हाँ, ये जरूर समझ लेना चाहिए कि भाई उस कंपनी की में कोई मेजर कोई बदलाव आ गया क्या उनकी प्रोडक्ट में या उनके मैनेजमेंट में, ये समझना चाहिए। मैं इस कंपनी को, मैं कंपनियों को, इंडिविजुअल कंपनियों को नहीं फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं राय नहीं दे पाऊंगा इसमें। परंतु मेरा मानना है कि किसी अच्छी कंपनी में जिसके प्रोडक्ट अच्छे हों, उतार चढ़ाव जरूर होगा मार्केट में। परंतु आप देखिए हिंदुस्तान लेयर जैसी कंपनी में उतार चढ़ाव हुआ, आईटीसी जैसी कंपनी में उतार चढ़ाव हुआ, तो वो तो देखिए होता है। परंतु आप अगर लॉन्ग टर्म बने रहेंगे अच्छी कंपनियों में, तो वो आपको जरूर पूरा अच्छा रिटर्न देगी। ऑफ कोर्स आपकी स्ट्रैटेजी हमेशा से रही है कि अच्छी क्वालिटी के कंपनियों को चुने, लेकिन आजकल एक बड़ा डिबेट ये भी चला है कि क्या मिड कैप्स में एक्सपोजर लेना शुरू करना चाहिए वर्सेस द हैवीवेट्स, क्योंकि हैवीवेट काउंटर्स वैल्यूएशन वाइज कुछ अभी भी महंगे हैं, कुछ में आगे और करेक्शन देखने को मिल रहा है। कोई राय, कोई ओपिनियन उस सब लिहाज से? देखिए जनरल मेरी राय है कि मिड कैप में अच्छी कंपनियां अच्छा करेगी, आगे बढ़े होगी, और पर्टिकुलरली मिड कैप में काफी करेक्शन आया है, बहुत तेजी से करेक्शन आया है पिछले 6-12 महीने में, इसलिए कई कंपनियां मेरे ख्याल से अच्छी हो गई हैं। परंतु जिनको इंडिविजुअल कंपनी नहीं देखती है, देखिए मेरा मानना है धीरे धीरे जिन लोगों को समय नहीं अपना खुद का असेसमेंट करने में, रिसर्च करने में, उनको अच्छे म्यूचुअल फंड के जरिए में जाना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड के मिड कैप के आपको अलग आपको मिल जाएंगे फंड्स, स्मॉल कैप के अलग फंड्स मिल जाएंगे। तो आपका डाइवर्सिफिकेशन जो है थ्रू अगर म्यूचुअल फंड्स करेंगे तो उसमें ये आपकी रिस्क भी कम होगी। और अगर मान लो मिड कैप अच्छा करना है तो मिड कैप की जनरल तेजी जो है, नॉर्मली हर मिड कैप फंड में जो अच्छे मिड कैप फंड हो ज्यादा अच्छा करेंगे, परंतु उसके जरिए जाना चाहिए। बाकी जैसे आपने इंडिविजुअल कंपनी पूछा, हाँ कई कंपनियां अच्छा करने लगी हैं, मैं चूंकि इंडिविजुअल कंपनी के बारे में नहीं बोलता हूँ, मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, परंतु हाँ मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी कंपनियां हैं जिनमें अच्छा करेक्शन हुआ है, वो देखने लायक है, इन्वेस्टर्स को जरूर देखना चाहिए। परंतु वही है कि वो 3-6 महीने की ट्रेडिंग के लिए नहीं,
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकाल कर डिटेल में बात करने के लिए। तो हौसला अफजाई करते हुए राठी साहब, हमेशा की तरह कि कॉन्फिडेंट रहिए, डिप्स बाजार में मिल रहे हैं तो उसे मौका समझिए, खासतौर से अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए। और ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसको इस समय विदेशी निवेशक, बड़े निवेशक स्पेशली अर्निंग्स के लिहाज से भारतीय बाजार को नजरअंदाज करेंगे, क्योंकि अर्निंग्स यहीं पर दरअसल इस समय डिलीवर हो रही हैं। चलिए, अब शुक्रिया सर हमारे लिए समय निकालने के लिए। चंदन तापड़िया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब उनसे पूछते हैं कि आज फिलहाल आखिरी आधे घंटे के लिए क्या ट्रेड दिख रहा है और अप्रोच क्या हो। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए दिन बहुत ही मुश्किल है चंदन, कुछ सुबह में ऊपर आते हैं फिर हल्का हो जाते हैं, दोपहर तक और बिकवाली का दबाव बढ़ जाता है। क्या स्टॉक आइडेंटिफाई किया है आपने इस समय की क्या फिलहाल ट्रेड है? बिल्कुल अर्षदा जी, देखिए बाजार में उतार चढ़ाव बिल्कुल है और वीक से वो 20 के आसपास चल रहा है, तो ऐसे उतार चढ़ाव तो रहेंगे। और स्पेशली आज आरबीआई की मीटिंग थी जिसमें काफी एक की डिसीजन लिए गए थे, बट ओवरऑल आप देखो कि इस उतार चढ़ाव के बावजूद भी बाजार नीचे के लेवल पे टिक नहीं पा रहा है। जरूर ये सबको मालूम है कि एफआई जितने दिनों से सेलिंग कर रहा है, बिकवाली हो रही है, बट उसके साथ में ये भी देखे कि नीचे के लेवल पे बार बार सपोर्ट आ रहा है। और हमने जो 4 वीक पहले लो बनाए थे उन लो को हम अभी तक काफी हद तक रेस्पेक्ट कर रहे हैं एक बड़े मार्जिन से। तो हमारा तो ऐसे ही मानना है कि एक दायरे में रहेगा बाजार, आज नहीं आने वाले कुछ वीक में भी ये दायरे में रहेगा और फिर स्लो एंड स्टडी अपसाइड का मुंह दिखाएगा। तो इमीडिएट बेसिस पे देखें तो हमारा मानना है कि 16,250 और 16,161 दो सपोर्ट के काम करेंगे, ऊपर में 16,666 एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। 16,666 निकले तभी आप 17,000 17,250 की बात करें, अदरवाइज उस दायरे में काम करें। अब स्टॉक वाइज देखें पूरा यदि मैं यहाँ पे रिलेटिव रोटेशन की बात करूं तो पूरा का पूरा ऑटो और ऑटो से एंसिलरी सेक्टर हमारे रडार पे है। आप देखो कि इन सारे कंपनीज में कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ हुआ है, बाजार की बिकवाली के बावजूद भी ये काउंटर अच्छा कर रहे हैं। तो 2 नाम मेरे रडार पे है, एक एफएनओ में है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर देखो कि कहीं ना कहीं पोल एंड फ्लेग का ब्रेकआउट दे रहा है, 10% के ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, मल्टीपल मंथ्स के हाई के आसपास चल रहा है, डिसाइसिवली 735-40 के ऊपर होल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम खरीदारी की सलाह रखेंगे। 730 का स्टॉप लॉस रहेगा, 777 के टारगेट रहेंगे। वहीं मिड कैप में हमारा ध्यान रहेगा सोनाकॉम। सोनाकॉम देखोगे काफी एक कुछ वीक के अंडर परफॉर्मेंस के बाद में बॉटम आउट अप्रोच यहाँ पे देखने को मिली है। मैकेनिकल इंडिकेटर से बाय सिग्नल के साथ में आज लगभग 10-12 लाख के वॉल्यूम्स के साथ काउंटर में बॉटम हुआ है, राउंडिंग फॉर्मेशन बने तो अभी लगभग 592-595 के आसपास चल रहा है। 580 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी 630 के टारगेट के लिए। तो पूरा ध्यान ऑटो पे है, टीवीएस मोटर और सोनाकॉम 2 ट्रेड यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन, अगर आप देखें सुबह डिस्कशन हो भी रहा था, ऐसे स्टॉक ने डी हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। टीवीएस मोटर्स आपकी स्क्रीन पर याद रखिएगा, पोस्ट आई थिंक नवंबर 2021 ये इसका करियर का सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोज होगा। और अभी तो आई थिंक ये चार्ट इतना एग्रेसिव बन गया है कि पूछिए मत। आज का क्लोज इस चार्ट को और एग्रेसिव बनाता है, इसकी शार्पनेस को और काफ़ी तेज कर देता है। खैर इस वक्त विषय को बदलते हैं, यतिन के पास चलते हैं, डीलर्स क्या कर रहे हैं। यतिन, गजब अगर आप देखें वोलेटिलिटी है, आज 200 पॉइंट के दायरे में पूरे दिन घूमते रहे, ऐसे में कुछ चेस कर रहे हैं डीलर्स? देखिए वीरेंद्र, कल भी जो है डीलिंग रूम्स की 2 शॉर्ट कॉल थी और अगर आप उसमें से आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड देखें तो स्टॉक लगभग 4% नीचे है। शॉर्ट कॉल्स पे ही जनरल डीलिंग रूम्स का फोकस रहता है, क्योंकि जिस हिसाब से बाजार वॉलेटाइल है, शॉर्ट्स ज्यादा काम कर रहे हैं लॉन्ग्स की ट्रेड के मुकाबले। और आज भी इसी प्रकार से शॉर्ट की सलाह 2 काउंटर्स में डीलिंग रूम्स दे रहे हैं। सबसे पहले जीएनएफसी की बात करते हैं, जहां डीलिंग रूम्स को लगता है कि 600 से लेकर 610 के लेवल्स नीचे के साइड पे आने चाहिए। इनफैक्ट उनको लगता है कि जिस हिसाब से केमिकल के शेयर स्ट्रगल कर रहे हैं, इंटरनेशनल केमिकल दाम गिर रहे हैं क्योंकि चाइना रीओपनिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो कंसर्न्स रहेंगे। और टेक्निकली भी जीएनएफसी काफी वीक हो चुका है। ओपन इंटरेस्ट देखिए 14% की बढ़ोतरी हुई आज शॉर्ट साइड पे, तो कहीं ना कहीं जीएनएफसी में डीलिंग रूम्स को लगता है कि नीचे के लेवल्स पे आपको जो है केमिकल शेयर्स जैसे कि दीपक नाइट्राइट और जीएनएफसी आपको यहाँ से भी डाउनसाइड देखने को मिलेगी। तो ये 2 केमिकल शेयर्स की बात हुई। लॉन्ग साइड पे दालमिया सीमेंट में बाय फ्लोज दिख रहे हैं डीलिंग रूम्स को। इनफैक्ट इनको लगता है पोजिशनली, क्योंकि सीमेंट शेयर्स इतने पिटे हुए हैं, शायद एक बाउंस बैक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1325 से लेकर 1350 तक के टारगेट्स डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को यहाँ सुझा रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट में भी आज दालमिया भारत में लगभग 3% का एडिशन हुआ है लॉन्ग साइड की तरफ।
दालमिया भारत में एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई, लेकिन हाँ, मंदी के ट्रेड्स कई सारे इस समय आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। इनफैक्ट दालमिया भारत पर एक व्यू भी लेना बनता है। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। स्टॉक में जिस तरह का मोमेंटम देखने को मिला है आज, मानस एक बार नजर डालिए और क्या एडिशनल पोजीशंस खड़ी की जा सकती हैं? 32 रुपए की बढ़त पर है स्टॉक आज। देखिए, ये तो सही है कि पिछले 4 दिनों से स्टॉक में गिरावट रुकी है और लोअर लेवल पे वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं, लेकिन कंफर्मेशन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। आई थिंक जब 1325 1330 के लेवल्स ब्रेक हो, जब 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड करने लगे, तभी यहाँ पर एग्रेसिव होकर खरीदारी करनी है। उससे पहले यहाँ पर खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी, लेकिन अगर आपके पास पोजीशन है तो आप बने रहिए। 1225 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। ओके, दालमिया भारत आपकी स्क्रीन पर। और जनाब, बात करते करते लोग टीवीएस, अभी चंदन ने कमेंट किया, फिर अगर आप देखें मैंने थोड़ा सा बात की इस स्टॉक पे, और ये जो पैटर्न बन रहा है, ये टेक्निकल्स में सबसे एग्रेसिव पैटर्न होता है, याद रखिएगा। इट्स फ्लैग और फ्लैग पे रोटेट करता हुआ स्टॉक को देखिए, अब 752-95 हो गया, गजब स्विंग देता हुआ। एक स्टॉक और लेके आइए जिस पे एक चेक ले लेते हैं एग्जैक्टली। लाल पैथ लैब क्या कर रहा है जनाब? 2115। लुक एट लाल पैथ लैब, डे हाई पर मॉर्निंग में चलने के बाद सिंक हुआ, बट रिकवरी मोड में है। बट मैं सिर्फ एक मेंशन कर रहा हूँ कि पिछले कुछ समय में इसमें एक मूव आया है और 10 EMA की ट्रेजेक्ट्री को रिगेन करता हुआ। लेट्स टेक बायोकॉन, 1-2 चार्ट देख लेते हैं वहाँ पे, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर मोमेंटम कॉल्स का जो क्रम है वो भी शुरू करना है। बायोकॉन आपकी स्क्रीन पर 321.90। क्या कुछ डिसाइसिव हुआ है? चला बहुत है, मतलब आज इंट्राडे में डे हाई पर भी है, लेकिन कैंडल इंप्रेस नहीं कर रही, क्योंकि आज का जो लो है वो इसका इस दौर का लो भी है। और आई थिंक पोस्ट 8 मई 2020 ये अब तक का सबसे लोवेस्ट लेवल आज इंट्राडे में लगा है। 1-2 स्टॉक्स और जिसका जिक्र यहाँ पे क्लोजिंग के वक्त तक आते आते करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज अच्छा क्लोज दे रहे हैं। एक DLF अच्छा क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ, चोला फाइनेंस जिसका जिक्र अभी हर्षदा ने किया, अच्छा बढ़ता हुआ। एक बार नेम लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पर 775 डे हाई के जोन में, और फार्मा स्पेस में ग्लेनमार्क फार्मा करीब 396 पे डे हाई की ट्रेजेक्टरी में जाके ट्रेड करता हुआ। लेकिन इनमें सबसे अगर आप देखें तो जो बेहतरीन अगर कोई चार्ट है तो इस वक्त वो चोला फाइनेंस का, ये नो डाउट आज अपने लास्ट ड्यू एवरेज 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ। असित, फार्मा में ग्लेनमार्क फार्मा का जिक्र किया मैंने और अच्छा मूव यहाँ पर आया आज। एलेम्बिक फार्मा 2% ऊपर है। कोई ट्रेड चूज किया है आपने क्या फार्मा में असित? नहीं वीरेंद्र जी, मैं फार्मा में आई वुड लाइक टू अवॉइड। आई थिंक अबोट में अच्छा मोमेंटम है, बट एंड डॉक्टरेटिव में भी थोड़ा बहुत मोमेंटम है, बट दीज आर स्लो मूविंग काउंटर्स में 1-2 दिन चलते हैं, देन दे स्टे बैक फॉर ए व्हाइल। सो मैं नॉर्मली फार्मा अवॉइड करता हूँ। नो कमेंट्स ऑन दिस राइट। ओके, अपने कमेंट्स को रिजर्व करते हैं। कोई कॉल यहाँ पे नहीं लेंगे आप फार्मा स्पेस में और अवॉइड करेंगे। SBI को लेके आइए चलते चलते। अब बस अब हम मोमेंटम कॉल का क्रम शुरू करने वाले हैं। SBI आपकी स्क्रीन पर 471, अच्छा क्लोज, हालांकि इंट्राडे हाई से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, बट इट्स अ क्लोज अबव 200 डे एंड 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। शुरू करते हैं मोमेंटम कॉल से क्रम। चंदन, आपका कन्विक्शन कॉल कल के लिए क्या रहेगा बताइए? देखिए वीरो, एक तो बाजार है उसमें फॉलो अप नहीं आ रहा है, तो जो भी स्टॉक्स है उसमें लिमिटेड मूव आने को मिलेंगे। और ऑलरेडी 2 काउंटर मैंने जिक्र किया, मैं उन्हीं के साथ में रहना पसंद करूंगा उसके कंपेयर नया कोई स्टॉक सेल करने के लिए। तो मैंने 2 ऑटो ट्रांसफीज में जो नेम लिए हैं, TVS मोटर, सोनाकॉम, तो मैं अब सोनाकॉम को BTST के लिए डिस्कस कर सकता हूँ। 594 का अभी लेवल चल रहा है, इसमें आप 580 का स्टॉप लॉस लगाइए, 620 और 630 के टारगेट के लिए। सोना BLW एग्जैक्टली आप इसी को लेकर कल जाएंगे 594 पे। चंदन जी की अगर आप देखें कॉल हो गई, फर्स्ट मोमेंटम कॉल। असित, आपका कॉल क्या होगा? वीरेंद्र जी, अदानी एंटरप्राइजेस लुकिंग वीक बिलो 2200, सो इसको शॉर्ट कर सकते हो विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2195 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 2150, बट अदानी एंटरप्राइजेस लुकिंग वीक। यस, तो आप कह रहे हैं 2150 के लिए अदानी एंटरप्राइजेस में दरअसल एक शॉर्ट का ट्रेड आप लेकर चलेंगे, असित की तरह से राय है। चलिए बाकी जानकारों से भी लेते हैं क्या व्यूज बन रहे हैं इस समय, क्या ट्रेड मोमेंटम के तौर पर लिया जा सकता है। ये बताइए समित, आपका ट्रेड क्या होगा?
देखिए ऑटो एंसिलरीज में हमने एक्साइड इंडस्ट्रीज का 150 का कॉल ऑप्शन हमने रिकमेंड किया है और अभी मोमेंटम कॉल के लिए कल के लिए मैक्स फाइनेंशियल हमें अच्छा लग रहा है। MFSL जो लगातार लास्ट 2 हफ्तों से आउट परफॉर्म करते आ रहा है और एक अच्छी रिकवरी इसने 700 के लेवल से दी हुई है। लास्ट 3-4 दिनों से उसके जो की मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ही ट्रेड हो रहा है, तो 800 का एक अच्छा सपोर्ट बेस बन गया इमीडिएट बेसिस पे और आज इसमें जो एक छोटा सा कंजेशन हुआ था वहां से ब्रेकआउट आया हुआ, तो हमें लगता है कि नेक्स्ट 1 और 2 डेज के लिए MFSL एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है जिसमें मूव 850-855 तक एक्सटेंड हो सकती है। सो करंट लेवल पे बाय किया जा सकता है विद स्टॉप अराउंड 812। ओके, तो मैक्स फाइनेंशियल में एक ट्रेड क्लियरली तेजी की तरफ इस समय आ रहा है। गावा साहब से भी पूछते हैं। गावा साहब बताइए आपका इस समय का ट्रेड। इस समय का ट्रेड है मेरा फार्मा में, वो है ग्लैनमार्क फार्मा। 390 का स्टॉप लगाना चाहिए। पहला टारगेट 400 रहेगा, फिर आते दिन में 410-420 भी पॉसिबल है ग्लैनमार्क फार्मा का टारगेट। ग्लैनमार्क फार्मा में राजेश सातपुते। आशीष जी देखिए नजर तो फार्मा पे है और फार्मा में ग्लेनमार्क एक अच्छा लग रहा था, गाबा जी ने उसको दिया, तो मेरी नजर जो नेक्स्ट फार्मा रहेगा वो रहेगा लुपिन। आई थिंक ये कंप्लीटली निग्लेक्टेड काउंटर है। यहाँ पे अगर आप चार्टिकली देखें तो आज लुपिन में वोलेटिलिटी कोलैप्स है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 610-615 ये वो रेंज बन रही है कि जहाँ पे लुपिन में बाइंग हो रही है। इसका जो एक रिलीफ रैली का टारगेट बनता है वो कम से कम 650 का बनेगा, तो 615-616 इस लेवल पे बाय करें 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ और एक टारगेट सेट करे पोजिशनली 650 का। लेकिन अगर आपको प्योर BTST सोचना है तो 630-635 ये इसका पहला पड़ाव। 635 के लेवल्स और उसके आगे 650 के लेवल्स। तो वीरू देखिए आपने एक मांगा, 2 आपको फार्मा के ट्रेड्स मिल गए, लुपिन और ग्लेनमार्क। चलिए हम मानस से भी पूछ लेते हैं इस समय क्या स्पॉट कर रहे हैं वो। मानस। तो देखिए जो मोमेंटम कॉल है वो है भारतीय एयरटेल का और वहां पर एक सेल रिकमेंडेशन है। भारतीय एयरटेल में ट्रेंड बहुत क्लियर है आशुतोष जी, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है। 200 मूविंग एवरेज फाइनली आज ब्रीच हो गए, वहां पर थोड़ी ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिले, तो आई थिंक यहाँ पर करीब 20 से 25 रुपए का डाउन साइड पॉसिबल है। मेरा जो टारगेट है वो 640 का है भारतीय एयरटेल पे। करंट लेवल्स पे बिकवाली करने की राय रहेगी। 776 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ पर पुट ऑप्शन में भी खरीदारी की जा सकती है। 660 का पुट ऑप्शन 16 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहां खरीदारी करिए। 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 30 रुपए के टारगेट रहेंगे। तो सेल रिकमेंडेशन है भारतीय एयरटेल पे। एयरटेल पर एक सेल कॉल और भारतीय एयरटेल पर एक सेल कॉल। दरअसल हमने पहले भी स्पॉट किया था करीब आधा घंटा पहले, तब 650 का जिक्र राहुल शर्मा कर रहे थे और अब इस बिकवाली का प्रेशर जिस तरह से बढ़ रहा है, मानस कह रहे हैं ये 640 तक भी टूट सकता है। तो 660 का आप पुट लेकर चलेंगे, 16 के आसपास वाला, वहां पर 30 रुपए तक के रिटर्न्स बनने के आसार हैं। अच्छा, कुछ और काउंटर्स जहां पर प्रेशर बना है, एक तो ITC स्क्रीन पर लेकर आइएगा। ITC में भी 268 तक के लेवल्स 2% नीचे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मदद आज बिल्कुल नहीं की है, 1.5% का प्रेशर इसने भी बनाया है। 2724 तक के लेवल्स देखने को मिले हैं। असित, ये ITC पर क्या है व्यू? आई बेग योर पार्डन। समित, ITC पर व्यू क्या है? ITC की बात करें तो अर्षदा ये कंसोलिडेशन के एक फेज में चला गया है अभी। एक अच्छी रैली उसने 250 के लेवल से दी थी, 280 के एक नियर टर्म हाइज बनाए, बट उसके बाद ये स्टॉक ने कुछ ज्यादा मूव किया नहीं है। वापस उसके जो एक कंसोलिडेशन की उसकी फेज रहती है मोस्टली जो हमें दिखती है, वही उसने कंटिन्यू की है। तो इसमें लेवल्स आपको देखने पड़ेंगे 275 ऑन दी हायर साइड और लो साइड पे 264। तो अगर 264 ब्रेक होता है तो आपको एक 10-12 पॉइंट का एक करेक्शन इसमें दिखेगा और जो भी अभी वापस स्ट्रेंथ इसमें दिखनी है तो 275 के लेवल के ब्रेकआउट के ऊपर ही दिखेगी। तो अब तक ये नो ट्रेड जोन में ही रहेगा स्टॉक। 75 के लेवल्स के ऊपर ही तेजी, 264 के नीचे जाए तब बिकवाली का दबाव बनता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए, ये फिलहाल आपके लिए एक व्यू ITC पर। लेकिन होता साहब हमारे साथ बने। होता साहब, क्या इस समय क्या एडवाइस कर रहे हैं आप, क्या ट्रेड लेना चाहिए? जी मैं स्टिक करूंगा रियल एस्टेट पे, जैसे DLF और ओबरॉय आपको बताया था, और स्पेशलिटी केमिकल्स में एक स्टॉक सॉरी जो मुझे अच्छा लग रहा है ये लेवल से, वो है नॉसिल। तो यहाँ पे बाउंस बैक आ सकता है, लेवल बहुत अच्छा है और जिस तरह के नंबर्स इसके आए थे Q4 के और मैनेजमेंट कमेंट्री है
और अभी 17 टाइम्स ही ट्रेड हो रहा है FI24 पे, और ट्रिगर बहुत अच्छा है। चाइना अनलॉक हो रहा है, ऑटो सेक्टर में यहाँ पे ट्रिगर है, तो यहाँ पे 348 350 का टारगेट हो सकता है, लेकिन 3 से 6 महीना यहाँ पे एक पोजिशनल ट्रेड हो सकता है। से 4 दिनों का ट्रेड हो सकता है पोजिशनली। नो सेल पर आप ध्यान रखिए। एक बार चीनी कंपनियों को स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ये पॉकेट फिर से दबाव में आता हुआ दिखाई देने लगा है। यहाँ पर आप बलरामपुर चीनी देखिए, द्वारिकेश देखिए, सभी काउंटर्स में अचानक कोलैप्स देखा गया है। मेरे ख्याल में कुछ और चीनी पर अपडेट आ रहा था इस्मा की तरफ से। मैंने रफली देखा था कि इस्मा प्रोडक्शन के लिहाज से कुछ कमेंट इनफैक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोड्यूसर साहब, वो जानकारी आई हो तो एक बार फिर चलाइएगा प्लीज। इस्मा की तरफ से कुछ बयान आए थे और उसके बाद दरअसल इन स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दिया। चंदन, बलरामपुर चीनी जैसे स्टॉक्स में जो फिर बिकवाली का प्रेशर बढ़ रहा है, धामपुर भी देखिए, सभी काउंटर्स में दबाव आना शुरू हुआ। मंदी की तरफ कोई ट्रेड कैरी करना चाहिए क्या इनमें? देखिए, शुगर में इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों में नीचे के लेवल से बाइंग हो रही है। कल भी फॉलो अप देखने को मिला था, बट जब बाजार होल्ड नहीं कर रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पे फॉलो अप एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। तो शुगर में हम इस लेवल पे ज्यादा नेगेटिव नहीं है। आई डोंट नो क्या ट्रिगर है, बट यदि इस न्यूज को दरकिनार करके 415 होल्ड करता है तो यहाँ पे जो मंदी है वो खत्म हो जाएगी। बट एज ऑफ नाउ वेट एंड वॉच का मोड रखेंगे। 388 390 तक के डाउन साइड के सपोर्ट है, वहां से एक बार के लिए बलरामपुर ट्रिप हो सकता है। वहीं आप दूसरे काउंटर की बात करें तो बाकी दूसरे काउंटर जरूर एक बिट एंड डाउन फेज में है, ओवरऑल वीक स्ट्रक्चर है, बट कहीं ना कहीं मेजर सपोर्ट से टर्न होने की ट्राई कर रहे हैं। वहीं रेणुका की बात करें तो रेणुका भी एक कंसोलिडेटिव फेज है, जरूर आज ऊपर के लेवल से गिरा हुआ है, बट 50 का एक मेजर सपोर्ट यहाँ पे काम करेगा। ये जो खबर है मिल गई मुझे। इस्मा ने दरअसल 21-22 का शुगर आउटपुट का एस्टिमेट बढ़ा दिया। 36 मिलियन टन के आसपास ये इन्होंने एस्टिमेट रखा है। साथ ही अक्टूबर से जून शुगर आउटपुट करीब 35.2 मिलियन टन का रहा है वर्सेस 30.7 मिलियन टन ईयर ऑन ईयर। और जब शुगर आउटपुट बढ़ता है तो क्लियरली प्रेशर आता है प्राइसिंग पर। उसी के मद्देनजर ये शुगर स्टॉक्स इस समय दबाव में साफ दिखाई दे रहे हैं। 5 मिलियन टन ज्यादा आउटपुट हुआ है, ये फिलहाल अपडेट आता हुआ स्क्रीन पर। और ये सभी काउंटर्स, धामपुर, बलरामपुर, इन सब में प्रेशर दरअसल बढ़ता हुआ इस घंटे, लेकिन प्रेशर तो कायम है। कुछ ऐसे स्टॉक्स में ढूंढने की कोशिश कर रही थी जहां पर शायद थोड़ा सा प्रेशर ईज ऑफ होता हुआ दिखाई दिया हो। उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन SBI लाइफ को एक बार फिर रिविजिट करते हैं। SBI लाइफ के आज सुबह में हमने आंकड़े देखे थे होता साहब, और इसका न्यू बिजनेस प्रीमियम 136% बढ़ा, जहां पर इंडस्ट्री एवरेज करीब 112-114% का था। टोटल APE में भी करीब 194% तक की ग्रोथ देखने को मिली। स्टॉक ऊपर खुला, लेकिन जैसे जैसे बाजार में आज मार्केट में वोलेटिलिटी और दबाव बढ़ा है, ये काउंटर में भी कुछ मुनाफा वसूली आई है। इंश्योरेंस कंपनियों पर अब आपका क्या नजरिया बन रहा है? SBI लाइफ बाकी पियर्स की तुलना में, HDFC लाइफ हो या फिर आपका LIC हो, उसके सामने कैसा खड़ा है फंडामेंटली? जी, अगर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो 2 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है, और ये जनवरी से लेकर अगर अभी तक मई तक बात करूं तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया है APE में और प्रीमियम ग्रोथ में। और सबसे बड़ी बात है, जितने भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वैल्यूएशन जो 3-4 टाइम ट्रेड करते थे एम्बेडेड वैल्यू पे, वो आधे हो गए हैं। तो वैल्यूएशन के लिहाज से भी अनडिमांडिंग वैल्यूएशन है, बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से अगर कोई निवेश करना चाहता है फॉर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स तो बहुत अच्छा लेवल पे है, और रनवे फॉर ग्रोथ बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जो प्रीफर्ड पिक होगा मेरा, हालांकि SBI लाइफ में हमारे कवरेज में नहीं है फिलहाल, लेकिन HDFC लाइफ मेरा प्रीफर्ड पिक होगा ये स्पेस में। और SBI लाइफ अगर फंडामेंटली बोलूँ तो बहुत अच्छा है, और कोई निवेश करना चाहता है फॉर लॉन्ग टर्म तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लेवल है। LIC पे अभी हमारा कोई भी कॉल नहीं है। एक स्टॉक और लेके आते हैं। देखिए, हालांकि जो संडे को इंसिडेंट हुआ था दीपक नाइट्राइट में, वहाँ पे उनके प्लांट में, उसके बाद से आप देखें स्टॉक काफ़ी परेशान रहा 3 सेशंस में। लेकिन अब अगर आप लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं तो थोड़ा सा सचेत होने का वक्त है, क्योंकि अब तक फॉल था रेस्ट्रिक्टेड, अब तक फॉल था सीमित दायरे में, और अब तक फॉल था एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर। लेकिन अब जो ट्रेजेक्ट्री बन रही है, 5 जुलाई 2021 को इसका एक फ्लैग ब्रेकआउट आया था, और उसके बाद ये स्टॉक आप समझ लीजिएगा कि इसी प्राइस से
1805 से 3200 रुपये हो गया था। हर जोन में कुछ ट्रेडर्स होते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ पोजीशन होल्डर्स होते हैं। उन जोन की वॉलेट होने के बाद प्रेशर बहुत बढ़ते हैं। मानस, अगर ये 1790 के ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाए, एक तो ये टिपिकल राउंडिंग टॉप है बिटवीन आई थिंक 7 मार्च से लेकर अब तक, इसका लॉजिकल टारगेट क्या बनेगा अगर अनवाइंडिंग इस स्टॉक में स्टार्ट हो गई तो? माफ करिएगा प्लीज, स्टॉक रिपीट कर दीजिए, मैं सुन नहीं पाया। दीपक नाइट्राइट 1798 पर डे लो, इस जोन के लो पर दीपक नाइट्राइट। आज मॉर्निंग में सबसे पहला कॉल दीपक नाइट्राइट पे ही मैंने दिया था। 1840 रुपए के भाव चल रहे थे और मैंने 1760 रुपए के टारगेट दिए थे और 1795 तक के लोज बने, 90 तक के लोज बने और मेरा समझना है कि यहाँ पर अभी और वीकनेस बढ़ेगी। अगर ये जो पिछले लोज है उसके नीचे जाएगा तो पहला टारगेट तो 1760 का ही रहेगा, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आपको शायद 1700 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। इसलिए वीक स्ट्रक्चर है, कभी कोई उछाल मिले तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। उछाल मिले तो एग्जिट करने की राय है यहाँ पे। अगर आप शॉर्ट कॉल नहीं ले सकते हैं, पोजीशन आपके पास है। एशियन पेंट्स को देखिए, कुछ भारी दिग्गज स्टॉक्स में दीपक नाइट्राइट, आपका एशियन पेंट्स, आपका टाइटन, आपका पिडिलाइट पेन कंटिन्यू कर रहा है। और आज 2702 पे एशियन पेंट्स ने अपना, याद रखिएगा वो उस दिन का मतलब तारीख थी, आप समझ लीजिएगा कि 25 मई का जो लो था, इंट्राडे लो था, वो था करीब करीब 2715, उसको भी वॉलेट कर दिया। टेक्निकल पिक्चर बहुत अच्छी नहीं है और ये अपने एक बहुत अच्छे बेस, आई मीन जिसे कहते हैं 2702 रुपये का जो बेस था उससे, नहीं माफ़ कीजिएगा, वो बेस था 2840 के आसपास, वहाँ से काफ़ी नीचे आ भी चुका है, लगभग 140 रुपये नीचे। और एक लॉजिकल सपोर्ट अब जहाँ बनता है वो है 2600 के आसपास। कोई पुट का आइडिया चंदन यहाँ पे, या फिर कल फिर नए सिरे से इस ट्रेड को देखना चाहिए? एशियन पेंट्स क्रूड एट 121 और इस बार क्रूड के चार्ट्स बहुत गंभीर होते हुए। वीरू देखिए, क्रूड है वही मेजर चिंता का विषय है और एशियन पेंट एक ऐसा काउंटर है जहाँ पे एक मेजर सेल अप होता है तो वहां पे कहीं ना कहीं बाइंग इंटरेस्ट आ जाता है। और मैं आपको बताऊं, मैं ईयरली चार्ट देखूं तो पिछले 10 सालों में ईयर ऑन ईयर बेसिस ये स्टॉक कभी नेगेटिव नहीं हुआ था। ये पहला साल है नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पोजीशन अनवाइंडिंग लोगों की हो रही है, कहीं ना कहीं थोड़े से यहाँ पे पोजीशन लाइट हो रही है। तो यहाँ पे जो प्राइस सेटअप बने हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि एक बार के लिए 2600 और 2570 तक के डाउन साइड बन सकते हैं। तो यहाँ पे पुट लिया जा सकता है। मैं एट द मनी के पुट पे फोकस करूंगा। एशियन पेंट की 2700 की पुट यदि आप देखोगे तो वहां पे एक्टिविटी हो रही है। 2700 की पुट में मोमेंटम है 85 के आसपास चल रहा है। आप यहाँ पे 68 के स्टॉप लॉस से 122 तक के अपसाइड टारगेट देख सकते हैं। ये फिलहाल एशियन पेंट्स आपके स्क्रीन पर आप देखें तो 2700 की पुट पे आपका एक लॉजिक बनता हुआ इसको लॉन्ग करने का। और याद रखिएगा, अब जो हमारा मार्च का लो था, आई मीन वॉर जोन का जो फर्स्ट लो था वो था 2590, कहीं ना कहीं मोर और लेस उसकी तरफ जाता हुआ। और 1-2 दिन के कंफर्ट के बाद जनाब, जब कोविड के फिगर्स फर्स्ट इंस्टेंस में सर्ज होती हुई नजर आई थी तो मेट्रोपोलिस में एक पुल बैक आया, लेकिन वो बहुत सस्टेन पुल बैक नहीं था। और मेट्रोपोलिस अब अपनी फिर सिंक होने की, फिर कोलैप्स होने की टेंडेंसी को डेवलप करता हुआ, और ये भी अब क्रिटिकल जंक्चर पे आ चुका है। 1522 क्या है ये? 25 मई का लो। इसका ये लो टूटता है तो समेत कहां तक का डाउन साइड पॉसिबल लग रहा है आपको इस स्टॉक में? देखिए, ओवरऑल ये स्पेस ने काफी टाइम से अंडर परफॉर्म किया है। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो लगातार लोअर लोज लोअर हाइज दिखा रहे हैं। और अगर आप देखो तो एक एक माइनर पुल बैक भी ये स्टॉक में आता है तो वहां पे सेलिंग वापस स्टार्ट होती है। तो ऑलमोस्ट उसके एक मल्टी ईयर लोज के आसपास ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे जैसे ही उसके जो एक रिसेंट क्लोज है 1500 के, वो अगर ब्रीच होते हैं तो स्टॉक में थोड़ा करेक्शन और गहरा आएगा और फिर आपको 1460 1470 के लेवल्स इसमें दिख सकते हैं। जो भी अगर स्ट्रेंथ, एक फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ ये स्टॉक में देखनी है तो जब तक ये 1700 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं होता है, आपको ये स्टॉक में स्ट्रेंथ वापस आते हुए नहीं दिखेगी। ये फिलहाल आपके लिए राय मेट्रोपोलिस की 4.5% के नुकसान पर काउंटर। लेकिन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में दरअसल बड़े ब्लॉक्स हुए हैं, करीब 36 लाख शेयरों का ट्रेड होता हुआ। और कल मुझे याद है गावा साहब ने इस पर एक शॉर्ट कॉल दिया था। 1118 के लेवल से 3% नीचे। गावा साहब, जाते जाते एक बार रिविजिट करते हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। वो शॉर्ट की पोजीशन अगर कोई होल्ड कर रहा है, क्या कैरी करेंगे? बिल्कुल कैरी कर सकते हैं।
क्योंकि डीप अब तक तो वीक डाउन है, इट्स ऑलवेज इन शॉर्ट। अगर जो रैलीज मिली है तो भी शॉर्ट करना चाहिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। स्टॉक थोड़ा डीप होगा 1160 का, लेकिन यस आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस वीक नजर आता है। एक मंदी का ट्रेड क्लियरली साबित होता हुआ और गावा साहब कह रहे हैं वो शॉर्ट का ट्रेड आप कैरी करेंगे इस समय। निफ्टी बैंक 34,921 के लेवल्स पर 72 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ। कुछ ट्रेड्स हमने आपके सामने रखे थे जहां पर थोड़ा सा एक्शन तेजी की तरफ हुआ, उसमें एक बार एसबीआई को रिविजिट करते हैं। 470 आज 470 के आगे लेकिन बढ़ नहीं पाया है। 475 को भी इसने छुआ, फिर वापस 471-70 के आसपास ये क्लोज। समेत कल के लिए क्या रुझान रहेगा आपका एसबीआई में? देखिए हर्षद, अब रिसेंटली ये स्टॉक ने उसका जो 200 डे एवरेज है वो कन्विंसली सरपास किया था 480 के आसपास, जो लगभग स्टार्ट ऑफ मई था। उसके बाद लगातार ये स्टॉक उसके नीचे ट्रेड हुआ। एक करेक्शन के बाद स्टॉक में स्टेबिलिटी आई है और अभी ये थोड़ा उसका हायर एंड के आसपास ट्रेड हो रहा है। बट 476 480 का जोन जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको ये स्टॉक में एक बाइंग इंटरेस्ट आते हुए नहीं दिखेगा। तो फिलहाल ये कंसोलिडेशन मोड में है, बट डेफिनेटली एक वॉच लिस्ट में रहना चाहिए। मार्केट में जैसी स्टेबिलिटी आती है, ये स्टॉक 476 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो आपको इसमें एक अच्छा खासा एक पोटेंशियल बाय कैंडिडेट मिल सकता है और 495 के लेवल्स उसके बाद मिलेंगे। बट अभी प्रीएम नहीं करना है कोई भी लेवल ये पर्टिकुलर स्टॉक में। 476 के ऊपर ही बाय की सलाह होगी और लोअर साइड पे भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 455 का, वो जब तक होल्ड कर रहा है तब तक ये स्टॉक की जो एक साइडवेज टू पॉजिटिव जो एक ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगी। ओके, हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए एक दो स्टॉक्स को देखते हैं चलते चलते, जिनमें आज अगर आप देखें रुझान सबसे स्ट्रॉन्ग रहा। लेकिन याद रखिएगा आज के गेनर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थे। ग्लेनमार्क फार्मा डेड कैट बाउंस, एसबीआई कार चला लेकिन फिर बैकफुट पे, निप्पन लाइफ, डालमिया भारत, स्टार, डीएलएफ, आरईसी, चोला फाइनेंस, जेएसपीएल, ओबरा रियल्टी, नौकरी, इसमें से 80% स्टॉक्स वो थे जो कि अपनी इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पर थे। तो बहुत अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग, बाजार के हाथ में कुछ था नहीं आज। बैकफुट पे और क्या क्या आया? गुजरात गैस आज सुबह अगर आप देखें ने शॉर्ट ट्रेड लिया था इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे। जीएनएफसी इस कार्यक्रम में शॉर्ट कॉल गई थी। पॉलीकैब आज 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे क्लोज हुआ। बलरामपुर चीनी, मेट्रोपोलिस, दीपक नाइट्राइट, एसआरएफ केमिकल स्पेस में याद रखिएगा क्लोजर टू 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज। उसके बाद एचएल डिफेंस स्पेस में जो कि अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था वो भी आज बैकफुट पे क्लोज हुआ। तो वीकनेस जहां थी वो थी, लेकिन जहां स्ट्रेंथ थी वो भी अगर देखिए आई थिंक दया मात्र थी। वीक स्ट्रक्चर्स आज शॉर्ट कवरिंग मोड में। लेकिन चलते हैं इस क्लोजिंग को और बारीकी से समझने के लिए हर्षदा के पास। हर्षदा, ओवर टू यू। शुक्रिया वीरू। तो क्लियरली आज का दिन फिर वही बिकवाली वाला साबित हो रहा है। हालांकि जो डे लो था वो 16,293 के आसपास था, उससे हम थोड़ा बहुत संभल कर ही क्लोज होता हुआ देखेंगे 16,343 के लेवल्स पर। और निफ्टी बैंक देखिएगा तो 34,831 तक का लो इसने टेस्ट किया। कुल मिलाकर क्या हुआ, नीचे के स्तर देखने को मिले और उसके बाद एक पुल बैक आया, लेकिन पुल बैक इतना नहीं कि कल के क्लोज की तरफ या फिर उसके करीब हम टिक पाए। वहां से काफी नीचे इस समय इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 100 पॉइंट का नुकसान निफ्टी बैंक पर और निफ्टी भी जैसे हम आपको बता रहे 67 अंकों की गिरावट पर कारोबार करता हुआ। निफ्टी आईटी ने थोड़ा सा साथ देने की कोशिश की है, लेकिन महज 83 अंकों का इजाफा। ऑटो कंपनियां, रियल एस्टेट काउंटर्स जो इंटरेस्ट सेंसिटिव थे, जहां पर कल दरअसल दोपहर में तेजी बनती दिखाई दी। ऑटो भी थोड़ा सा फ्लैट ही रहा है, यहाँ पर ज्यादा कुछ रनअवे मूव्स नहीं देखने को मिले। रियल्टी में हाँ, डीएलएफ, ओबरॉय जैसे काउंटर्स थे जिनमें तेजी जरूर देखने को मिली है। लेकिन जैसे वीरू कहते हैं ना, एक तेजी का बड़ा थ्रस्ट नहीं आया, बहुत मामूली बढ़त देखी गई। चलिए हीट मैप आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि आज के दिन लार्जली प्रेशर ही रहा है, तो स्क्रीन आपको ज्यादा लाल की तरफ दिखाई देगी। जो स्टॉक्स टूटे हैं, जिनमें दबाव गहराया आज दरअसल क्लोजिंग में, खासतौर से रिलायंस 22 के आसपास, भारती 3% नीचे, 2.25% के नुकसान पर आईटीसी और 16,340 पर 75 अंकों की गिरावट के साथ वो प्रोविजनल क्लोज आ रहा है स्क्रीन पर। यूपीएल में एक शॉर्ट कॉल करीब 1.5% के नुकसान पर था। एशियन पेंट आज फिर कमजोर,
बजाज ऑटो, टेक महिंद्रा, हिंडाल्को, सिप्ला, कोटक महिंद्रा बैंक, इनफैक्ट बैंकों पर आप देखिएगा मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि पॉलिसी में रेट बढ़ेंगे, बढ़े भी 50 बेसिस पॉइंट, और ठीक हमारा पोल भी यही कह रहा था कि नीचे तरफ 0.35, ऊपर की तरफ 0.5, वही हुआ। सीआरआर में कोई चेंज नहीं, सीआर में कोई चेंज नहीं, पॉजिटिव है बैंकों के लिए, लेकिन बैंक्स ज्यादा चले नहीं, थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आई थी, उसके बाद बैक टू स्क्वायर वन। आप देखिएगा कोटक में प्रेशर, एचडीएफसी बहुत ही फ्लैट ट्रेड करता हुआ, आईसीआईसीआई बैंक में एक शॉर्ट ट्रेड आया, एक्सिस बैंक में और इंडसइंड बैंक में भी बिकवाली के ही ट्रेड्स बनते हुए दिखाई दिए हैं। इंश्योरेंस कंपनियों के लिए आज शुरुआत मजबूत थी, लेकिन जो सुबह में 1.5% की बढ़त थी वो फाइनली 0.33% पर ही सिमट कर रह गई है आज। हाँ, आज एसबीआई चला है 1.5% ऊपर, टाटा स्टील में 1086 के लेवल्स, एक पुल बैक आया टाइटन में, फार्मा कंपनियों में डॉक्टर रेड्डीज जैसे ट्रेड्स थोड़े से चलते हुए दिखाई दिए हैं, और टीसीएस, एचसीएल, टेक जैसे काउंटर्स में थोड़ा सा एक्शन। ओएनजीसी के लिए एक और सत्र, कल आपको याद होगा ओएनजीसी 5% ऊपर था, आज 1% तक के गेन देखने को मिले हैं। बीपीसीएल में भी थोड़ी सी खरीदारी देखी गई। मारुति के लिए क्लियरली थोड़ा सा बेहतर सत्र, तो ऑटो कंपनियों में मारुति, हीरो और एमएनएम जैसे काउंटर्स थे जहां पर हमने देखा है कुछ तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी हैं। ये है आज बाजार की चाल। फाइनल क्लोज आ रहा है 16,356 के करीब और निफ्टी बैंक 34,946 के करीब 49 अंकों की गिरावट, भारी उठापटक के बीच ये क्लोज देखने को मिला है। चलिए देख लेते हैं सीधा सौदा में। फिर नीरज और सुमित के बीच का आज का मुकाबला क्या रंग लेकर आया है, क्या रिटर्न्स बनते हुए दिखाई दिए हैं। सुमित ने आज इंजीनियर्स इंडिया पर एक तेजी का व्यू रखा था, एलआईसी पर एक मंदी का, वो स्टॉक 2% नीचे था। जेके सीमेंट में 1.5% के रिटर्न्स बने और टाइटन में पुल बैक के आसार बने थे, तो वहां पर 1.25% तक के रिटर्न्स बनते हुए। नीरज ने तेजी वाले ट्रेड्स पर फोकस किया, जिसमें एमआरपीएल, एचओईसी और ओएनजीसी चले हैं, और साथ ही चेन्नई पेट्रो में भी हमने देखा 1% का इजाफा, लेकिन एमआरपीएल और एचओईसी सबसे बड़े ट्रेड्स रहे हैं इनकी टीम में। तो आज का पॉलिसी डे, इवेंट डे, आप समझ लीजिएगा कि एक रेस्ट्रिक्टेड लॉसेस के साथ करीब 7 अंक नीचे निफ्टी, बैंक निफ्टी करीब 50 अंक नीचे, लेकिन बैंक निफ्टी का ये क्लोज मोर और लेस सिमिलर है कल के क्लोज के मुताबिक। कल है वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी। ऑप्शन राइटर्स को 2 जोन्स मिले हैं, 16,500 और 16,300। डाउ फ्यूचर्स याद रखिएगा अभी थोड़े से वीक हैं, वीकनेस है डाउ फ्यूचर्स में, और बैकफुट पे हैं लगभग इस वक्त 132 अंक नीचे ट्रेड करते हुए। कल डाउ ने अगर आप देखें स्ट्राइक किया था 50 डे में एक बार फिर से, तो आज की यूएस मार्केट की क्लोजिंग कल के आपके एक्सपायरी डे को इंटरेस्टिंग वाकई बनाएगी। कल आगे होगी आपसे फिर मुलाकात, तो पहले मॉर्निंग कॉल में और फिर उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। मुझे और हर्षदा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।